यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस। अध्याय 341। वांग हाओ अपने कमरे में पालथी मारकर बैठा था। उसके चारों ओर एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। अचानक वांग हाओ का शरीर हिल गया और उसके चारों ओर की आभा तुरंत हिंसक हो गई। तुरंत उसके शरीर के अंदर की असली ची तेजी से उसके डांटियन की ओर जमा होने लगी, जिससे उसके डांटियन में असली ची की मात्रा और भी ज्यादा हो गई। कई बड़े चक्रों तक घूमने के बाद वांग हाओ ने राहत की सांस ली। उसे पूरे शरीर में बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इस समय उसने मार्शल ग्रैंड मास्टर लेवल 4 में तरक्की कर ली थी, जिससे उसके शरीर के अंदर की असली ची की क्वालिटी और भी बेहतर हो गई थी और असली ची उसके शरीर से बाहर निकलकर और दूर तक जा सकती थी। हु वांग हाओ ने सांस छोड़ी और अपने अकड़े हुए शरीर को सीधा करने के लिए उठा। अगर इस वाइल्ड पॉइंट्स रेस पॉइंट्स मुकाबले में ड्रैगन ब्लड बैप्टिज्म का इनाम नहीं होता तो सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए वह खेती में समय बर्बाद नहीं करता और हर दिन झाओ यिलिंग के साथ प्यार में बिताता। जब वांग हाओ अपने कमरे से बाहर निकला और लिविंग रूम में आया तो उसने लिंगलिंग और शियांग शियांग को सोफे पर बैठे हुए देखा। वे धीमी आवाज में कुछ बात कर रहे थे और झाओ यिलिंग ने एक छोटा एप्रन पहना हुआ था और किचन में खाना बना रही थी। ये नज़ारा देखकर वांग हाओ को तुरंत दांतों में दर्द होने लगा। कुछ दिन पहले इस रानी ने कहा था कि वह अपनी खाना पकाने की कला दिखाना चाहती है और वह भी ये देखने के लिए काफ़ी उत्सुक था कि यह रानी क्या बना सकती है, इसलिए उसने एक छोटी सी स्टूल ली और इंतज़ार करने लगा। नतीजतन 15% पका हुआ स्टेक उसके जीवन भर के लिए एक अविस्मरणीय छाप छोड़ गया। लेकिन फिर भी ये रानी हर दिन इसका आनंद लेती थी और कहती थी कि किसी आदमी का दिल जीतने के लिए पहले उसका पेट जीतना पड़ता है। बेशक इसके पीछे रानी का मकसद पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि शियांग शियांग को उसका खाना पसंद नहीं था जब तक वह बनाती थी। ये लालची ताओटी पेटू उसे खा सकता था और यह भी बताता था कि कहाँ कमी है। यही वजह है कि रानी और शियांग शियांग की पहली नज़र में ही दोस्ती हो गई। आखिरकार यह एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसका साथ दिया, तो पहली नज़र में दोस्ती क्यों नहीं होती। हालांकि वांग हाओ को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि 15% पका हुआ स्टेक, जो ईंट से भी ज्यादा सख्त था, उसे शियांग शियांग ने कुछ ही जल्दी बाइट्स में निगल लिया। ये कहना पड़ेगा कि उस छोटी लड़की के दांत और भूख दोनों ही बहुत अच्छे थे। मुझे उम्मीद है कि यह खाना मेरे लिए नहीं बना है। वांग हाओ ने अपने मसूड़ों को रगड़ा, सिर घुमाकर लिंगलिंग को देखा और उत्सुकता से पूछा, तुम आजकल कहाँ थी? तुम कहीं बाहर किसी आवारा आदमी से तो नहीं मिल रही थी, है ना? पुराने खंडहरों के उड़ जाने के बाद यह एंड्रॉइड गायब हो गया था, जिसकी वजह से जब वह बाहर जाना चाहता था तो उसे कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा था। लिंगलिंग ने गुस्से से वांग हाओ को घूरा। लिंगलिंग किसी आदमी को ढूंढने नहीं गई थी, लिंगलिंग बस घर घूमने गई थी। घर गई थी। वांग हाओ ने अपनी थोड़ी खुजाई और बड़बड़ाया, बिना छुट्टी लिए घर जाना, क्या इसे बिना बताए काम से गैरहाजिर होना नहीं माना जाएगा? खांसी खांसी। लिंगलिंग तुरंत चौंक गई। ये बदमाश कब से इतना दिल का काला बॉस बन गया? वांग हाओ को अपनी तरफ देखते हुए देखकर लिंगलिंग ने जल्दी से बात बदल दी और कहा, मैंने सुना है कि क्योंकि दो बड़े फेडरेशन एक हो गए हैं, इसलिए अब तुम स्टार फेडरेशन में भी लीग ऑफ लेजेंड्स खेल सकते हो। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं और उसने अपने स्मार्ट ब्रेसलेट पर क्लिक करके लीग ऑफ लेजेंड्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन किया, दुनिया को ये बताने की तैयारी में कि घोस्ट स्क्वाड वापस आ गया है। लिंगलिंग ने राहत की सांस ली। शुक्र है कि उसे याद आया कि वांग हाओ, ये बड़ा बदमाश, इंटरनेट का आदी है, वरना उसकी सैलरी जरूर काट ली जाती। तभी कियान वानयांग और चेन याओ अंदर आए। बॉस, प्रिंसिपल सुमू ने अभी एक मैसेज भेजा है कि वह चाहते हैं कि आप कल मिंगचेन स्टार जाएं, कंपटीशन की जगह वहीं तय की गई है। कियान वानयांग ने कहा, ये बात लिंगलिंग को बता दो और उससे स्पेसशिप तैयार रखने को कहो। वांग हाओ ने हाथ हिलाया, गंभीरता से एक हीरो चुनते हुए। लिंगलिंग ने सिर हिलाया, टूटा हुआ लाइट ड्रैगन शिप ठीक हो गया है और किसी भी समय उड़ान भर सकता है। वांग हाओ, तुम फिर से गेम क्यों खेल रहे हो? झाओ यिलिंग किचन से खाने की प्लेट लेकर बाहर आई। वांग हाओ ने मुंह बनाया, मैं कितने दिनों से ऑफलाइन हूँ। ये छोटे दोस्त मुझे बहुत पहले ही याद कर रहे होंगे। कियान वानयांग और चेन याओ, दोनों सबऑर्डिनेट, अपनी जगह पर हैरान रह गए। इस बॉस को ये सोचने का कॉन्फिडेंस किसने दिया कि वे छोटे दोस्त उसे याद करेंगे? लगता है कि वे छोटे दोस्त रोज 3 अगरबत्ती जलाकर प्रार्थना कर रहे होंगे कि तुम वापस ना आओ, और वे तुम्हारे वापस आकर उन्हें धोखा देने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। झाओ यिलिंग ने अपना सिर हिलाया और खाना लेकर शियांग शियांग को चखाने चली गई। जहां तक वांग हाओ की बात थी, उसने उसे नज़रअंदाज करने का फैसला किया। तभी दरवाजे के बाहर से जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आईं। हा वांग हाओ, तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ अपने अंकल लोगों के लिए। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें हमें डायमेंशनल पोशन देना ही होगा। मैंने सुना है कि तुम मार्शल बन गए हो, पुराने दिनों के बॉस से भी ज्यादा शानदार। आवाज सुनकर सबने मुड़कर देखा और 3 हटे कट्टे आदमियों को अंदर आते देखा। ये वही 3 भालू थे जो कई दिनों से नहीं दिखे थे। तुम लोग पहले बैठ जाओ, गेम खत्म करने के बाद बात करते हैं।
वांगहाओ ने हाथ हिलाया। सबके चेहरे उतर गए। इस लड़के को इंटरनेट की लत बहुत ज्यादा थी, है ना? मेहमान आने पर भी वह गेम खेल रहा था और उन्हें इंतजार करवा रहा था। भालू एक ने नाक से कुड़ी, आजकल नई पीढ़ी बहुत बदतमीज है। भालू दो ने सिर हिलाया, हाँ सही कहा, हम हजारों मील दूर से आए हैं, लेकिन वह अभी भी गेम खेल रहा है। भालू तीन ने अपने हाथ कमर पर रखे और कहा, वांगहाओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, गेम ज्यादा जरूरी है या हम ज्यादा जरूरी हैं? वांगहाओ ने तीनों भालुओं को तिरस्कार भरी नजर से देखा, तुम लोग इतना बेवकूफ़ी भरा सवाल कैसे पूछ सकते हो? इसका क्या मतलब है? क्या हमारा सवाल बहुत बेवकूफ़ी भरा है? भालू एक हैरान था, मुझे समझ नहीं आ रहा, हमें क्यों नहीं पूछना चाहिए? भालू दो ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा नहीं, हम तुमसे बहुत गंभीरता से पूछ रहे हैं। भालू तीन ने गंभीर चेहरे से कहा। वांगहाओ ने मुंह बनाया, तुम मुझे बताओ, ज्यादा लोग गेम पसंद करते हैं या ज्यादा लोग तुम लोगों को पसंद करते हैं? तुम लोग खुद की तुलना गेम से करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हें यह आत्मविश्वास किसने दिया? अगर तुम सच में तुलना करना चाहते हो तो ये तुलना क्यों नहीं करते कि स्टार कॉइन से ज्यादा जरूरी कौन है? मुझे लगता है कि तुम लोग आजकल बहुत घमंडी हो गए हो। उसकी बात सुनकर तीनों भालू हैरान रह गए और सोचने के बाद उन्हें लगा कि इसमें कुछ तो बात है। बियर वन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि वांगहाओ सही कह रहा है, हम तीनों भाई अभी भी सिंगल हैं और कोई हमें पसंद नहीं करता, इसलिए हम सच में गेम से मुकाबला नहीं कर सकते। बियर टू ने अपना सिर खुजलाया, क्या हम सच में हाल ही में घमंडी हो गए हैं? बियर थ्री ने एक पल सोचा, तुम्हारे और स्टार कॉइन्स के बीच मैं पक्का स्टार कॉइन्स ही चुनूंगा, इस बात में कुछ भी गलत नहीं है। जब तुम्हें प्रॉब्लम पता है तो बस चुपचाप इंतजार करो। उन्हें बेवकूफ़ बनाने के बाद वांगहाओ ने अपने टीममेट्स को धोखा देने का सफ़र शुरू किया। तीनों भालुओं ने सिर हिलाया और चुपचाप बैठ गए, कोई आवाज़ नहीं की। वहां मौजूद सभी लोगों ने आंखें घुमाईं, ये तीनों बेवकूफ़ भालू कितने आसानी से बेवकूफ़ बन गए। वांगहाओ ने उन्हें बस कुछ ही शब्दों में बेवकूफ़ बना दिया। लिंगलिंग ने झाओ यीलिंग को खींचा और फुसफुसाया, बहन यीलिंग, अगर वांगहाओ ने तुम्हें जवाब देने के लिए इस तरह का जवाब दिया होता तो तुम क्या जवाब देती? झाओ यीलिंग ने एक पल सोचा, उसके होंठों के कोने पर एक प्यारी सी मुस्कान आई, उसका जवाब गलत नहीं है, लेकिन यह एक जानलेवा सवाल है। लिंगलिंग कामपुर थी, जैसा कि उम्मीद थी क्वीन से, वह एक्शन लेने वाली थी और वांगहाओ को सबक सिखाने वाली थी। केयान वानयांग और चेन याओ, दोनों सबॉर्डिनेट ने वांगहाओ को हमदर्दी भरी नज़र से देखा। ये बॉस लड़कियों को पटाने में सच में अजेय था, लेकिन एक ऐसी क्वीन को पटाना जिसकी कल्टीवेशन उससे ज़्यादा मजबूत थी, उसकी ज़िंदगी आसान नहीं लग रही थी। क्या ये, जब तुम बाहर निकलते हो तो तुम्हें देर सवेर कीमत चुकानी पड़ती है, का लेजेंडरी असली वर्शन हो सकता है। अगर आपको चैप्टर के कंटेंट में कोई गलती मिलती है तो कृपया रिपोर्ट करें और हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। और भी मज़ेदार कंटेंट के लिए कृपया फॉलो करें डैशुबाओ नॉवेल नेटवर्क, नया डोमेन नाम। वांगहाओ को तीनों भालू घसीटते हुए ले जा रहे थे। वह लाचार दिख रहा था क्योंकि वे किन फैंग द्वारा खोले गए महिला सैनिक भर्ती केंद्र की ओर जा रहे थे। असल में उसने इन तीनों बेवकूफ़ भालुओं को सफलतापूर्वक बेवकूफ़ बना दिया था और घर पर रहकर अपने साथियों के खिलाफ साजिश रचने का प्लान बनाया था। लेकिन फिर कियान वानयांग ने तीनों भालुओं से महिला सैनिकों की भर्ती के बारे में बात करना शुरू कर दिया और तीनों अयाश भालू तुरंत दिलचस्पी लेने लगे और देखने के लिए आने की जिद करने लगे। बॉस, आपको इतना दुखी दिखने की ज़रूरत नहीं है, कियान वानयांग ने सलाह दी। मैंने सुना है कि आपकी इज्जत की वजह से ही कई खूबसूरत महिला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रही हैं। ऐसा कुछ होता है? तीनों भालू जलन से भर गए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी औरत को इतना एक्टिव नहीं देखा था। चेन याओ ने बार बार सिर हिलाया, बेशक ऐसा ही है। हमारे बॉस इंटरस्टेलर फेडरेशन के टॉप युवा टैलेंट हैं। वांगहाओ ने होंठ सिकोड़े, मुझे ऐसी औरतें पसंद नहीं हैं जो खुद ही मुझ पर मरती हैं। तुम तुरंत बता सकते हो कि वे अच्छी लड़कियां नहीं हैं। कियान वानयांग ने बार बार सिर हिलाया। बॉस सही कह रहे हैं। ऐसी औरतों के लिए जब तक बॉस मुस्कुराएंगे वे उन पर टूट पड़ेंगी। एक मुस्कान। तीनों भालू उलझन में दिखे, उन्हें साफ समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ एक मुस्कान से औरतें उनके पीछे कैसे पड़ सकती हैं। जब ग्रुप किन फैंग द्वारा चलाए जा रहे महिला सैनिक भर्ती केंद्र पर पहुंचा तो वह जिंदा दिल चहकती हुई जवान लड़कियों से भरा हुआ था। भालू एक ने जोश में वांगहाओ को खींचा, नेक भतीजे, देखो वह गेंद कितनी बड़ी है। वांगहाओ ने नफरत से सिर हिलाया। सारा पोषण सीधे उसके सीने में चला गया। साफ है, उसका विकास असंतुलित है। भालू दो ने पास खड़ी एक लंबी टांगों वाली लड़की की ओर इशारा किया। तो नेक भतीजे, तुम्हें उन लंबी टांगों के बारे में क्या लगता है? वांगहाओ ने फिर भी सिर हिलाया। सीने के नीचे सब कूल्हे ही हैं। उसकी कमर भी नहीं है। उसकी टांगें लंबी कैसे नहीं होंगी? भालू तीन ने एक बहुत फैशनेबल लड़की को घूरा। नेक भतीजे, तुम इसके बारे में क्या कहते हो?
वांग हाओ ने तिरस्कार भरी नज़र से देखा। उसका मेकअप करने का हुनर कमाल का है, लेकिन इसके बिना वह अजीब दिखेगी। तीनों भालुओं ने वांग हाओ को उदास होकर देखा। इस कमीने को जरूर भूखे आदमी का दुख नहीं पता था, क्योंकि वह तो संतुष्ट था। हर दिन सुंदर लड़कियों से घिरे रहने के कारण उसका स्वाद बहुत पहले ही बिगड़ चुका था। लेकिन उनका क्या, वे इतने सालों से जी रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी किसी औरत का हाथ तक नहीं छुआ था। वे सच में अकेले थे। वांग हाओ ने तीनों भालुओं को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। जैसा कि कहा जाता है, अगर तुम बदसूरत हो तो ज़्यादा किताबें पढ़ो, और अगर तुम्हें पत्नी नहीं मिल रही है तो छिप कर रो। तुम तीनों सच में शर्मनाक हो। तीनों भालुओं ने शर्म से अपने सिर झुका लिए। वे लगभग वांग हाओ के पिता की उम्र के थे, लेकिन अब बेटा पहले ही लड़कियों के पीछे भाग रहा था, जबकि वे अभी भी कुंवारे थे। वांग हाओ द्वारा इस तरह अपमानित होना बहुत शर्मनाक था। 1 मिनट रुको, वहाँ एक सुंदर लड़की है। वांग हाओ की आंखें तुरंत चमक उठीं। पास ही एक कोने में एक लड़की थी जिसकी गोरी त्वचा, सुंदर चेहरा और लंबे पैर थे, पक्का एक टॉप क्लास सुंदरी। ये खूबसूरत लड़की शर्माते हुए भर्ती सेंटर की ओर देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह आना चाहती है, लेकिन डरी हुई और हिचकिचा रही है। वहाँ तीनों भालू तुरंत चौकन्ने हो गए और उधर देखने लगे। बॉस, आप उसके पास नहीं जा सकते। कियान वानयांग चौंक गया और उसने जल्दी से वांग हाओ को रोका। चेन याओ ने जल्दी से वांग हाओ की नज़र रोकी और बार बार सिर हिलाया। बॉस, होश में आओ। बिल्कुल भी अपनी कल्पना को बेकाबू मत होने दो, वरना तुम्हें मनोवैज्ञानिक फोबिया हो जाएगा। वांग हाओ पूरी तरह से उलझन में था। मैं अपनी कल्पना को बेकाबू क्यों नहीं होने दे सकता? कियान वानयांग ने वांग हाओ के कान में फुसफुसाया। बॉस, उस व्यक्ति का नाम कुला है। वह टाइटा स्टार का एक ट्रांसवेस्टाइट है। वह एक आदमी है। हे भगवान! वांग हाओ जोर से चिल्लाया और जल्दी से अपने हाथ से अपनी छाती को सहलाया। वह सच में लगभग डर के मारे मनोवैज्ञानिक फोबिया का शिकार होने वाला था। क्या एक आदमी? तीनों भालू सदमे में चिल्लाए और सड़क के किनारे बैठ गए और जोर से उल्टी करने लगे। बॉस, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, कियान वानयांग ने जल्दी से कहा। इस व्यक्ति को देखने के बाद तुम्हें किसी और औरत को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, और तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि तुम गे बन गए हो। वांग हाओ ने अपनी थोड़ी खुजाई और बड़बड़ाया, एक ट्रांसवेस्टाइट गे बन गया। कियान वानयांग और चेन याओ ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में हैरानी थी। क्या उनके बॉस का सच में ऐसा कोई शौक हो सकता है? ये सोचते ही दोनों सबॉर्डिनेट ने तुरंत वांग हाओ को उठाया और भागने लगे। वे उसे ऐसे भयानक विचार रखने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकते थे, नहीं तो अगर झाओ यिलिंग को पता चल गया तो वे पक्का पीट पीट कर मार दिए जाएंगे। मुझे नीचे उतारो, वांग हाओ चिल्लाया। कियान वानयांग ने बार बार सिर हिलाया। बॉस, आपका यह आइडिया बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम खड़े होकर आपको बुराई के रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकते। चेन याओ ने बार बार सिर हिलाया। बॉस, आपके आसपास इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, आप इतने बेवकूफ़ क्यों बनेंगे कि ऐसी किसी को ढूंढें? वांग हाओ चुप हो गया। किसने कहा कि मैं किसी ट्रांसवेस्टाइट को ढूंढने जा रहा हूं? कियान वानयांग और चेन याओ रुक गए। वांग हाओ को खाली नज़र से घूर रहे थे। क्या उन्होंने गलत समझ लिया था? तो बॉस, आपका मतलब है? कियान वानयांग ने हिचकिचाते हुए पूछा। वांग हाओ शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मैं बस सोच रहा था कि अगर वह कमीना ली यूनयांग इस कुला नाम की ट्रांसवेस्टाइट के प्यार में पड़ जाए तो क्या होगा? पफ! कियान वानयांग और चेन याओ तुरंत हंस पड़े। वे सच में वांग हाओ से जोर से पूछना चाहते थे, ली यूनयांग से तुम्हारी क्या दुश्मनी है कि तुम उसे इस तरह परेशान करने पर तुले हो? वांग हाओ ने अपनी थोड़ी खुजाई, सोचते हुए। ली यूनयांग अभी अपनी जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रहा था। अगर अभी कोई खूबसूरत लड़की उसे सहानुभूति दिखाए तो वह पक्का उसके प्यार में पड़ जाएगा। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि वह लड़की एक ट्रांसवेस्टाइट है तो उसका दिल ज़रूर 10,000 घोड़ों की तरह दौड़ेगा और वह शायद आत्महत्या के बारे में भी सोचेगा। इतने बड़े झटके के बाद उसे यकीन नहीं था कि सिस्टम उसे किसी तरह का इनाम नहीं देगा। आह भाई यूनयांग, तुम्हारा छोटा भाई देखता है कि तुम अकेले हो और तुम्हें जिंदगी भर अकेला नहीं देख सकता। कृपया इस लड़की को स्वीकार करो। वांग हाओ मुस्कुराया और जोर से हंसा। वह ये देखने के लिए बेताब था कि सिस्टम उसे क्या इनाम देगा। अकेला मेरा घंटा। अगर वह सच में उसे अपना लेता तो उसे बाकी जिंदगी अकेले ही बितानी पड़ती। कियान वानयांग और चेन याओ ने अपने दिल में ली यूनयांग के लिए 3 मिनट का मौन रखा। ली यूनयांग ने पिछले जन्म में ज़रूर कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा, तभी इस जन्म में उसे वांग हाओ जैसा इंसान मिला। न सिर्फ उसे हर जगह दबाया जा रहा था, बल्कि उसके लिए एक के बाद एक जाल बिछाए जा रहे थे ताकि वह उनमें फंस जाए। अब और नहीं देखना, अब और नहीं देखना, चलो जल्दी घर चलते हैं। बेयर वन ने हाथ हिलाया और घर की ओर चलने लगा। आज घर से निकलने से पहले हमने सच में पंचांग नहीं देखा, तभी ऐसे इंसान से मुलाकात हुई। बेयर टू को घिन आ रही थी।
असल में वह हिजड़ा सच में बहुत सुंदर है, लेकिन अफसोस कि उसके पास लिंग है। बेयर थरी को पछतावा हो रहा था। वान हाओ ने निर्देश दिया, कियान वानयांग, तुम कोई भी तरीका इस्तेमाल करो, तुम्हें कुला को अपने कंट्रोल में करना होगा और फिर उसे ली यूनयान के पास भेजना होगा। कियान वानयांग ने अपनी छाती थपथपाई और गारंटी दी, बॉस चिंता मत करो, मैं कुला की पूरी जांच करूंगा और उसके परिवार का इस्तेमाल करके उसे ली यूनयान के पास भेजूंगा। तुम सच में बहुत बुरे हो। वान हाओ ने कियान वानयांग को एक मतलब भरी नज़र से देखा, फिर जोर से हंसा और तीनों भालुओं के पीछे पीछे घर चला गया। कियान वानयांग का चेहरा काला पड़ गया। उस नज़र का क्या मतलब था? असली बुरा कौन है? क्या बॉस को खुद की कोई समझ नहीं है? चेन याओ ने कियान वानयांग के कंधे पर हाथ रखा। भाई, तुमने बहुत मेहनत की है। ये कहने के बाद चेन याओ खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाया, फिर जल्दी से वान हाओ के पीछे चला गया। कियान वानयांग ने आह भरी, मुड़ा और गंभीर चेहरे के साथ कुला नाम के हिजड़े की ओर चला गया। पहले कुछ जानकारी इकट्ठा करने की योजना बना रहा था। मिंगचेन स्टार एक क्लास 4 ग्रह। इसका 80% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है, जिसमें कई बड़े राक्षस जानवर रहते हैं, जिनका सबसे ऊंचा लेवल मार्शल किंग रैंक तक पहुंचता है। इस समय मिंगचेन स्टार लोगों से भरा हुआ था। हर जगह जवान लड़के लड़कियां दिख रहे थे। वे सभी 2 बड़े फेडरेशन के होनहार जूनियर थे, जो भविष्य में 2 बड़े फेडरेशन के ऊंचे पदों पर काम करने वाले थे, जिनकी संख्या 5 मिलियन थी। जब एक लाइट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट उतरा, तो आसपास के सभी जवान लड़के लड़कियां उसे देखने लगे। कुछ ही देर में वान हाओ अपने 2 छोटे भाइयों कियान वानयांग और चेन याओ के साथ बाहर आया। उनके साथ शिया वेई वेई और लेक्सुआन भी थे, जो लिफ्ट लेकर आए थे। जहां तक झाओ यिलिंग की बात है, वह एक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए दूसरे ग्रह पर गई थी, इसलिए वह उनके साथ नहीं थी। शियांग और लिंगलिंग स्पेसशिप के गेट पर खड़े थे, सभी को हाथ हिलाकर कह रहे थे, आप सभी को कड़ी मेहनत करनी है। ठीक है, हम कड़ी मेहनत करेंगे। शिया वेई वेई ने अपनी छोटी मुट्ठी भींची और खुद को हिम्मत दी। वान हाओ ने शियाओबाई को शियांग को सौंप दिया। इस कंपटीशन के नियमों के अनुसार शियाओबाई को कंपटीशन वाली जगह पर लाने की इजाज़त नहीं थी। वान हाओ, ये छोटा खरगोश बच्चा तुमसे अलग नहीं होना चाहता। शियाओबाई शियांग की बाहों में छटपटा रहा था और दिल तोड़ने वाली आवाज़ में चिल्ला रहा था। अगर उसे शियांग उस पेटू के साथ रहना पड़ा, तो वह पक्का भूख से मर जाएगा। शियाओबाई, अच्छे बच्चे बनो, बहन तुम्हारी गाजर नहीं खाएगी। शियांग ने शियाओबाई के खरगोश के सिर को छुआ और अचानक उसके हाथ में एक गाजर आ गई। बहन बस एक खाएगी। शियाओबाई रोना चाहता था, लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। हालांकि वान हाओ ने उसके लिए बहुत सारी गाजर तैयार की थी, लेकिन वे निश्चित रूप से शियांग उस पेटू की भूख के आगे टिक नहीं सकती थीं। अगले कुछ दिनों की दुख भरी जिंदगी के बारे में सोचकर ही उसे लगा कि उसकी खरगोश की जिंदगी एकदम काली हो गई है। 2.5 साल का खरगोश ये सब कैसे सह पाएगा? छोटे, चिंता मत करो, मैं सिर्फ 3 दिनों के लिए जा रहा हूँ। वान हाओ ने शियांग के छोटे से सिर पर उंगली मारी और चेतावनी दी, सिर्फ अपने खाने के बारे में मत सोचना, याद रखना कि शियाओबाई के लिए भी कुछ छोड़ देना। शियांग ने अपना छोटा सा सिर रगड़ा, फिर बार बार सिर हिलाया। लेक्सुआन ने चारों ओर देखा और धीरे से पूछा, वान हाओ, इस कंपटीशन के लिए क्या तुम टीम बनाने का प्लान बना रहे हो या अकेले जाओगे? वान हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम अपने पति मुझे छोड़ने में हिचकिचा रही हो? शिया वेई वेई ने वान हाओ को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। वान हाओ, खुद की तारीफ करना बंद करो। हम बस इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं और हमें डर है कि इतने सारे बुरे काम करने के बाद तुम्हारी पिटाई हो सकती है। वान हाओ ने एक भान ऊपर उठाई, मैंने काफ़ी बुरे काम किए हैं, लेकिन मैंने कभी किसी लड़की को ज़बरदस्ती पैक करके घर ले जाने की कोशिश नहीं की। शिया वेई वेई 2 कदम पीछे हट गई, अपने हाथों से अपनी छाती ढकते हुए, तुम क्या करना चाहते हो? वान हाओ ने अपने होंठ सिकोड़े, छोटी लड़की शिया, तुम ज्यादा सोच रही हो। अगर मुझे किसी को पैक करना होता तो मैं लेक्सुआन को पैक करता। तुम बहुत छोटी हो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। शिया वेई वेई इतनी गुस्से में थी कि उसने जोर से पैर पटका। वान हाओ, तुम खुद सावधान रहना, हम पहले जा रहे हैं। लेक्सुआन ने आंखें घुमाईं और गुस्से में भरी शिया वेई वेई को खींचकर ले गई। अरे छोटी लड़की शिया, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। वान हाओ मुस्कुराया और शिया वेई वेई से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि जिस इंसान के पैर नहीं होते उसे जूते पहनने की ज़रूरत होती है? शिया वेई वेई एक पल के लिए हैरान रह गई। ये बड़ा कमीना बिना किसी वजह के उससे ऐसा सवाल क्यों पूछेगा? हालांकि शिया वेई वेई ने अनजाने में ही सिर हिलाया, ये बताते हुए कि बिना पैरों के जूते पहनने की ज़रूरत नहीं होती। वान हाओ मुस्कुराया, तो तुम्हारी छाती नहीं है, फिर तुम ब्रा क्यों पहन रही हो? लेक्सुआन, जल्दी से मुझे छोड़ दो। शिया वेई वेई गुस्से में थी, ये लड़की आज इस बड़े कमीने के साथ मरने वाली है।
लेक्सुआन ने शिया वेई वेई को कसकर पकड़ लिया, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे आखिरकार खींचकर ले गई। जाते समय वह वांग हाओ को घूरना नहीं भूली। कियान वानयांग और चेन याओ, दोनों छोटे भाइयों के चेहरों पर कड़वी मुस्कान थी। उनके बॉस को अब तब तक बहुत अजीब लगता था जब तक वह शिया वेई वेई को इतना गुस्सा न दिला दे कि वह फट पड़े। इस समय आसपास के जवान लड़के लड़कियां वांग हाओ की ओर इशारा कर रहे थे और धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। क्या यह इंटरस्टेलर फेडरेशन का नंबर 1 जीनियस वांग हाओ है? ये वही होना चाहिए, वह बिल्कुल फोटो जैसा दिखता है। मैंने कई बड़ों से सुना है कि वह इंसानी नस्ल का नंबर 1 जीनियस है, उसका टैलेंट बेमिसाल है। तो क्या इसका मतलब है कि इस कंपटीशन में वांग हाओ पहले से ही फर्स्ट आने वाला है? जरूरी नहीं, मैंने सुना है कि याओटियन फेडरेशन के पास वांग हाओ से निपटने का एक तरीका है। सच या झूठ? मैंने सुना है कि वांग हाओ अपने रैंक वालों में अजेय है और वह तो संख्या की ज्यादातर को भी नजरअंदाज कर देता है। ये सच होना चाहिए, याओटियन फेडरेशन के लोग इस कंपटीशन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वांग हाओ सच में यहीं हार जाएगा? मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कियान वानयांग ने चिंता से कहा, बॉस, आप अभी भी मिस लेक्सुआन और दूसरों के साथ क्यों नहीं जाते? इस तरह आप एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। इन बोझों के साथ कौन जाना चाहेगा? वांग हाओ ने होंठ से कुढ़े, मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि याओटियन फेडरेशन कोई चाल चल पाएगा। इसी समय तीनों भालू भी लाइट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकले। भालू एक ने धीमी आवाज में कहा, इस बार हमें सिंगल होने को अलविदा कहना होगा। भालू 2 ने मुट्ठी भींची, उसकी आंखें पक्की थीं, इस बार हम मुश्किल कम करेंगे और इन नासमझ छोटी लड़कियों को टारगेट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। बियथरी ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, ये 17-18 साल की लड़कियां हमारी मैच्योर पर्सनैलिटी से जरूर इम्प्रेस हो जाएंगी। कियान वानयांग और चेन याओ ने तीनों भालुओं को हैरानी से देखा। इन तीनों का क्या मतलब था? क्या वे नाबालिगों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे? लेकिन क्या ये सच में ऐसी चीज थी जो मार्शल एम्परर कर सकते थे? वांग हाओ गुस्से में था। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि ये तीनों भालू इतने घटिया होंगे जो इन छोटी लड़कियों को टारगेट कर रहे थे। क्या यह उसके रिसोर्स छीनना नहीं था? जैसे ही वांग हाओ तीनों भालुओं को सही रास्ता दिखाने वाला था, उसने देखा कि वे तीनों उछलकर एक जवान लड़की के सामने कूद गए और उसे पूरी तरह से घेर लिया। बियर वन ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी लड़की, हमें अंकल लोगों को थोड़ी इज्जत दो, क्या हम खाना खाने जा सकते हैं? लड़की ने शक भरी नजरों से देखा, तुम लोग क्या करना चाहते हो? बियर 2 ने भौहें चढ़ाईं, बेशक, पेट भरकर खाने पीने के बाद हम वापस जाकर कुछ शरारती काम करेंगे। दूसरे भाई, तुम उसे डरा रहे हो। बियर 3 ने बियर 2 को घूरा, मुस्कुराते हुए और अपनी मसल्स दिखाते हुए कहा, छोटी लड़की, हमारे तीनों भाई बहुत ताकतवर हैं, हम गारंटी देते हैं कि तुम कभी नहीं भूलोगी। फू! वांग हाओ तुरंत हंस पड़ा। कोई हैरानी नहीं कि ये तीनों भाई आज तक सिंगल थे। पता चला कि वे एक साथ जाना चाहते थे। यहाँ तक कि सबसे अजीब महिला भी, भेड़ियों और बाघों जैसे 3 मार्शल एम्परर का सामना करते हुए कौन हिम्मत करेगा? ये तो मौत को दावत देना था। बेशक, अगर कोई मार्शल एम्परर लेवल की महिला होती तो इस लेवल के अटैक और डिफेंस का सामना करना कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्या एक महिला मार्शल एम्परर को अपनी इज्जत की परवाह नहीं होती? वह भला ऐसा कैसे कर सकती थी? ये देखकर कि लड़की कुछ नहीं बोली, तीनों भालुओं ने एक साथ भौहें चढ़ाईं, छोटी लड़की, हमारे तीनों भाई वजिन हैं। लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। तीनों भालू एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर हैरानी से चिल्लाए, क्या तुम कह रही हो, मजे करो? लड़की को लगा कि वह गुस्से से बेहोश हो जाएगी। क्या उसने आज बाहर निकलते समय पंचांग नहीं देखा था? वह ऐसे बेशर्म बदमाशों से कैसे मिल गई, और वह भी एक साथ 3? खांसी खांसी। वांग हाओ वहीं पर खांसने लगा, फिर उसने अपना सिर नीचे किया और जल्दी से वहां से चला गया। वह सच में नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि वह इन 3 बदमाश भालुओं को जानता है। साथ ही वह ये भी जानना चाहता था कि ये तीनों भालू मार्शल सम्राट लेवल तक कैसे पहुंचे। उनकी बुद्धिमत्ता सच में दिल को छू लेने वाली थी। वे सालाना टॉप 10 सबसे बेवकूफ़ लोगों में टॉप 3 में आ सकते थे। कियान वानयांग और चेन याओ, दोनों छोटे भाई भी अपना सिर नीचे करके जल्दी से चले गए। ये सच में बहुत शर्मनाक था। आसपास के लड़के लड़कियों ने भी देखा कि तीनों भालू उस छोटी लड़की को छेड़ रहे थे और तुरंत आगे बढ़कर उन्हें जोर से डांटा। ये लोग कहाँ से आए हैं? ये तो बस समाज का कचरा हैं। ये देखते भी नहीं कि इनकी उम्र कितनी है, फिर भी एक छोटी बहन को छेड़ने की हिम्मत करते हैं। बुरा होना कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम उनमें कुछ स्वभाव, टेम्परमेंट, बियरिंग तो होना चाहिए। लेकिन ये तीनों लड़के बहुत ही गंदे हैं। उनमें सच में एक अधेड़ अंकल जैसा कोई स्वभाव नहीं है, और फिर भी वे बाहर आकर इस तरह छोटी बहनों को छेड़ने की हिम्मत करते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। भालू एक ने दहाड़ा, बहुत गंदे होने का क्या मतलब है? अगर हम गंदे नहीं होते तो हम औरतें क्यों ढूंढते?
भालू 2 का चेहरा काला पड़ गया। स्वभाव का क्या फायदा, आजकल मर्द यही देखते हैं कि जेब में पैसा है या नहीं। भालू 3 ने ठंडी सांस ली। हम तीनों भाई दुनिया में शांति बनाए रखने वाले हैं और तुम सच में हमें समाज का कचरा कहने की हिम्मत करते हो। वान हाओ हैरान रह गया। ये तीनों भालू पहले से ही अजेय थे, वे औरतों से भी ज्यादा बकवास कर सकते थे। बॉस देखो, क्या वह सोंग जी नहीं है? कियान वानयांग ने वांग हाओ को खींचा और पास में खड़े एक जवान आदमी की ओर इशारा किया। सोंग जी। वांग हाओ ने सिर घुमाकर देखा और सच में वह सोंग जी ही था, जो याओटियन फेडरेशन के मार्शल तियान होन का बेटा था। इस बच्चे को पता है कि मैं यहाँ कंपटीशन में हिस्सा लेने आया हूँ और फिर भी यह आने की हिम्मत कर रहा है। इसमें सच में बहुत हिम्मत है। वांग हाओ के होंठों पर मुस्कान आ गई। चेन याओ ने धीमी आवाज में उसे याद दिलाया, बॉस, हेडमास्टर सुमू ने खास तौर पर कहा है कि अभी दोनों फेडरेशन के बीच रिश्ते बहुत नाजुक हैं, इसलिए आप थोड़ी बहुत गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी किसी को मार नहीं सकते। आप ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकते। चिंता मत करो, मैं ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा। वांग हाओ ने चिढ़कर हाथ हिलाया, ये दिखाते हुए कि वह समझ गया है। असल में वांग हाओ को खुद भी यह बात अच्छे से पता थी कि वह हर जगह गड़बड़ क्यों कर पाता है और अपसिन पॉइंट्स क्यों कमा पाता है। ये सब एक स्थिर माहौल और एक ताकतवर स्पोर्टर की वजह से था जो उसे सपोर्ट कर रहा था। लेकिन एक बार जब ये ताकतवर स्पोर्टर खुद का ख्याल रखने में बहुत बिजी हो जाएगा और हर जगह हालात खराब हो जाएंगे, तो उसकी आराम की जिंदगी पक्का खत्म हो जाएगी। उस समय जिंदगी उसे हर जगह लड़ने पर मजबूर करेगी और आराम का बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए वह ऐसी कोई भी चीज़ बिल्कुल नहीं करेगा जिससे उसकी स्थिर जिंदगी खराब हो, कम से कम तब तक नहीं जब तक उसके हाथ में पैसा एक खास लेवल तक जमा न हो जाए। वह बिल्कुल भी लापरवाही से काम नहीं करेगा। इसी पल सोंग जी ने भी वांग हाओ को देखा और ठंडे अंदाज में उसके पास आया। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। वांग हाओ मुस्कुराया और सोंग जी को देखकर हाथ हिलाया। सोंग जी का चेहरा उतर गया। क्या इत्तेफाक, ये तो साफ साफ बुरी किस्मत थी। ठीक है वांग हाओ, ज्यादा इतराओ मत, इस बार यह छोटा मालिक देखेगा कि तुम कैसे फेल होते हो। सोंग जी ने ठंडी सांस ली। मुझे फेल होते देखोगे? वांग हाओ को दिलचस्पी हुई। वह सच में देखना चाहता था कि याओटियन फेडरेशन ने उससे निपटने के लिए किस तरह का तुरुप का पत्ता तैयार किया है। सीनियर भाई, लिंग शियाओ ने थोड़ी दूर से वांग हाओ को देखकर हाथ हिलाया, फिर तेजी से दौड़कर आया। वांग हाओ के सामने पहुंचकर लिंग शियाओ का चेहरा उत्साहित था। जूनियर भाई, मैंने डुओ को देखा। वांग हाओ ने मासूमियत से पलकें झपकाईं। ये लड़का अभी भी अपनी पहली मोहब्बत डुओ के बारे में सोच रहा होगा, है ना? लेकिन ऐसा लगा कि पिछली घटना के बाद डुओ ने लिंग शियाओ को पहचान लिया था और उसे वापस पाना शायद नामुमकिन था। इसके अलावा वह लिंग शियाओ को इस तरह प्यार में सफल होते हुए नहीं देखेगा। वह पक्का सही समय पर उसे धक्का देगा, उसे बेवकूफ़ और शर्मिंदा करेगा, और फिर जिस औरत से वह प्यार करता है वह उसे कई तरह से नफरत करेगी। इस तरह शायद ये सीनियर भाई दुनियादारी को समझ पाएगा और फिर कुछ गाइडेंस से एक नेक दिल को समझेगा और उसके लिए स्वर्ग की इच्छा का बेटा बन जाएगा ताकि वह दिखावा कर सके। ये सोचते हुए वांग हाओ को तुरंत लगा कि वह सच में आसान नहीं है, लेकिन अपने सीनियर भाई को सफल बनाने के लिए वह कुर्बानी देगा और बुरा आदमी बनेगा। ये सोंग जी है। लिंग शियाओ ने अपने बगल में सोंग जी को देखा। सोंग जी ने ठंडी सांस ली। लिंग शियाओ, पिछली बार तुमने मुझ पर एक स्पेस मिसाइल फेंकी थी जिससे मेरे सारे अंग खराब हो गए थे, मुझे अभी भी याद है। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं और फिर वह जोर से चिल्लाया, रेफरी, यहाँ कोई नियम तोड़ रहा है। उसने 4 मैकेनिकल प्रोस्थेटिक्स पहने हैं, यह एक हथियार माना जाएगा। सोंग जी का चेहरा काला पड़ गया। ये बदमाश सच में बेशर्म था, है ना? जैसे ही उसकी आवाज़ खत्म हुई, एक काली आकृति आसमान से नीचे उतरी और वांग हाओ के सामने उतरी। करीब से देखने पर वह एक काली ड्रेस में एक औरत थी, जिसकी नाक पतली, होंठ खूबसूरत, कद काठी सही और अच्छी थी, और उसकी ठंडी आंखों में कोई मिलावट नहीं थी। नमस्ते, मैं मान युन हूँ, इस कंपटीशन की चीफ रेफरी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको कुछ कहना है? मान युन ने धीरे से पूछा। वांग हाओ ने सोंग जी की ओर इशारा किया और सही तरीके से कहा, रेफरी, इस लड़के के अंग टूटे हुए हैं और उसने अब प्रोस्थेटिक्स पहने हैं। आपको उसके प्रोस्थेटिक्स जब्त कर लेने चाहिए, नहीं तो यह नियम का उल्लंघन है। आसपास के लोग तुरंत पसीने से तर हो गए। ये वांग हाओ सच में उतना ही बेशर्म था जितना अफवाहों में कहा जाता था। अगर सोंग जी को सच में अपने चारों नकली अंग उतारने पड़ते तो उसे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वांग हाओ, तुम बेशर्म हो। सोंग जी हाँफने लगा। इतना गुस्सा था कि उसका मन कर रहा था कि वांग हाओ को जमीन पर पटक कर आधे घंटे तक पीटे। लेकिन ये सोचकर कि जब वह मार्शल मास्टर था तब भी वांग हाओ उसे हरा सकता था, और अब वांग हाओ मार्शल सेक्ट लेवल पर पहुंच गया है। अगर वह आगे बढ़ता तो वह सिर्फ खुद को ही शर्मिंदा करता। मैन यून ने माथे पर शिकन डाली, आगे बढ़ी और सोंग जी की बांह दबाए। उसे बहुत नर्म लगी, बिल्कुल भी नकली अंग जैसी नहीं थी।
सोंग जी ने अपना हाथ झटका और ठंडे लहजे में कहा, वांग हाओ, तुम्हारी चाल गलत है। इस जवान मास्टर के अंग जीन कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी से पहले ही फिर से उग चुके हैं। जीन कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी। वांग हाओ उलझन में दिख रहा था, साफ तौर पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। केयान वानयांग ने धीमी आवाज में बताया, बॉस, जीन कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जीन से कई इंसानी भ्रूण बनाए जाते हैं। अगर बड़े होने पर मुख्य शरीर को नुकसान होता है तो ये भ्रूण एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर इन भ्रूणों से हिस्से लेकर मुख्य शरीर में लगाए जाते हैं। हे भगवान, ये तो बहुत क्रूर है। वांग हाओ ने सोंग जी को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। साफ शब्दों में कहें तो यह अपने ही बेटे से मांस काटकर खुद को लगाने जैसा था। चेन याओ ने धीमी आवाज में कहा, यह इसीलिए क्रूर है कि आम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते और वे उन इंसानी भ्रूणों को पालने का खर्च भी नहीं उठा सकते, इसलिए सिर्फ बड़े अमीर लोग ही ऐसा करते हैं। वांग हाओ ने सिर हिलाया, सोंग जी के पास आया और उत्सुकता से उसे दबाया, क्या यह असली है? ये सिलिकॉन का तो नहीं बना है ना? हम्फ। सोंग जी ने अपना हाथ झटका और ठंडे लहजे में कहा, वांग हाओ, यह असली हाथ है, सिलिकॉन का नहीं जैसा तुमने कहा। अच्छा ऐसा है, तो मैं कोशिश करता हूँ। वांग हाओ ने अपनी हथेली पलटी, एक खंजर निकला और फिर उसने बिना किसी झिझक के उसे सोंग जी की बाह में घुसा दिया। सोंग जी ने अपने खून बहते हाथ को पकड़ा और दर्द भरी चीख निकाली। ये देखकर आसपास मौजूद सभी लोगों की पलकें झपक गईं। क्या ऐसे टेस्ट करते हैं? उसने सच में खंजर सीधे अंदर भोंक दिया। अरे बाप रे, सच में खून निकल रहा है। तुम्हारा सिलिकॉन का हाथ कितना असली बना है? वांग हाओ ने हैरानी से कहा। असली मेरे बाप का, ये साफ साफ असली है। ठीक है। आसपास मौजूद सभी लोग चुप थे, शिकायत नहीं कर पा रहे थे। हालांकि वे जानते थे कि वांग हाओ बेशर्म है, लेकिन उसे देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वह अफवाहों से भी ज्यादा बेशर्म है। वूश वूश। तभी ग्लोरियस स्काई फेडरेशन का प्रतीक चिन्ह पहने हुए जवान लड़के लड़कियों का एक बड़ा ग्रुप तुरंत आगे बढ़ा। वूश वूश। ग्लोरियस स्काई फेडरेशन को इकट्ठा होते देखकर इंटरस्टेलर फेडरेशन वाले भी पीछे नहीं रहे और तुरंत वे भी आगे बढ़ गए। तुरंत दोनों बड़े फेडरेशन ने दो विरोधी कैंप बना लिए और एक दूसरे का सामना करने लगे। मैन यून ने माथे पर शिकन डाली, ठंडी सांस लेते हुए कहा, सब पीछे हट जाओ। अगर किसी ने भी गड़बड़ करने की हिम्मत की तो उसकी मुकाबले में हिस्सा लेने की योग्यता सीधे रद्द कर दी जाएगी। ये सुनकर ग्लोरियस स्काई फेडरेशन के लोगों की आंखें चमक उठीं और वे एक के बाद एक आरोप लगाने लगे। वांग हाओ ने किसी को मारा और उसे खून बहा दिया। क्या उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए? हाँ, वांग हाओ ने बिना किसी वजह के सोंग जी को घायल कर दिया। उसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। वांग हाओ को डिस्क्वालीफाई करो। वांग हाओ को डिस्क्वालीफाई करो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ग्लोरियस स्काई फेडरेशन को एक साथ चिल्लाते हुए देखकर इंटरस्टेलर फेडरेशन की तरफ हैरानी की बात थी कि सब शांत थे, जैसे उनका वांग हाओ की मदद करने का कोई इरादा ही नहीं था, क्योंकि वे सब जानते थे कि वांग हाओ की लड़ने की ताकत कितनी ज्यादा थी। अगर वांग हाओ सच में मुकाबला करता तो वे सिर्फ दूसरे स्थान के लिए मुकाबला कर सकते थे, पहले स्थान का कोई मौका नहीं था। लेकिन अगर वांग हाओ मुकाबला नहीं करता तो उनके पास इसके लिए मुकाबला करने का मौका होता। शिया वेइवेई और लेक्सुआन अभी अभी जू कियानकिन से मिली ही थी कि उन्होंने वांग हाओ को डिस्क्वालीफाई करने की आवाज़ें सुनी। ये वांग हाओ नाम का लड़का शांत क्यों नहीं रह सकता? जू कियानकिन ने अपने कनपटी को रगड़ा, उसे सिरदर्द हो रहा था। शिया वेइवेई ने अपने गाल फुलाए और कहा, अगर वह शांत रह सकता तो उसे वांग हाओ नहीं कहते। लेक्सुआन ने आह भरी, ये बड़ा बदमाश सच में मुसीबत से दूर नहीं रह सकता। क्या उसे नहीं पता कि डिस्क्वालीफाई होने का मतलब है डिवाइन ड्रैगन ब्लड बैप्टिज्म से चूक जाना? तभी एक साफ घंटी जैसी हंसी सुनाई दी। वेइवेई, सिस्टर लेक्सुआन, सिस्टर कियानकिन। तीनों लड़कियों ने अपना सिर घुमाया और माई मिंगमैन को एक तितली की तरह उड़ते हुए शिया वेइवेई की बाहों में आते देखा। मिंगमैन। जू कियानकिन ने निगला। माई मिंगमैन को देखते हुए उसकी बादाम जैसी आंखें चमक रही थीं। उसके लिए एक डार्क स्पिरिट बॉडी, माई मिंगमैन, जो एक पॉइजन मास्टर के रूप में ट्रेनिंग कर रही थी, एक सुपर स्वादिष्ट केक की तरह थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी मास्टर क्यूलिंगहान बिंग कियाओ को देखती थी, खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पाती थी। माई मिंगमैन ने जू कियानकिन को देखकर जोर से मुस्कुराया। उसे सबसे ज्यादा डर था कि जू कियानकिन उसे गले लगाएगी और उसे चारों तरफ से चाटेगी। मिंगमैन, तुम यहाँ क्यों हो? लेक्सुआन ने उत्सुकता से पूछा। मास्टर ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा है। उसने कहा, बैटल फार्मासिस्ट मुकाबला कर सकते हैं। माई मिंगमैन ने अपना छोटा सा मुंह बनाया, साफ था कि वह इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेना चाहती थी। तुम भी मुकाबला कर रही हो? जू कियानकिन ने जोश में आकर माई मिंगमैन को गले लगा लिया और उसके कोलेजन से भरे छोटे से चेहरे पर जोर से किस किया। उफ, माई मिंगमैन को बहुत तेज सिर दर्द हो रहा था। उसे यह बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। वांग हाओ, तुम क्या करना चाहते हो? अचानक डर की आवाज़ें आईं।
चारों लड़कियों ने अपना सिर घुमाया और तुरंत डर गईं। उन्होंने देखा कि वह कमीना वान हाओ सच में एक डोनफेंग मिसाइल लॉन्चर निकाल रहा था। अगर उस कमीने ने सच में उसे चला दिया तो दोनों बड़े फेडरेशन की अगली पीढ़ी बिना दफन की जगह के तुरंत मर जाएगी, जिससे एक अभूतपूर्व खाई पैदा हो जाएगी। वान हाओ ने दुखी होकर कहा, मैं अब मुकाबला भी नहीं कर सकता, क्या सिर्फ एक हथियार निकालकर देखना भी मना है? ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पूरी तरह काले पड़ गए। अपने दादा को देखो, ये साफ साफ खुली धमकी है, ठीक है? मैन यून का चेहरा बदल गया। वान हाओ, जल्दी रुको। किसने कहा कि वे तुम्हें डिस्क्वालीफाई करने वाले हैं? जज मैन यून सच में एक ईमानदार और निष्पक्ष इंसान हैं। इन छोटे लोगों की बातें सच में आपको जरा भी नहीं डिगा सकती। मैं सच में प्रभावित हूँ। वान हाओ ने तारीफ भरे अंदाज में मैन यून को देखा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, ग्लोरियस स्काई फेडरेशन के प्रतियोगी तुरंत गुस्से में आ गए। वान हाओ, तुम किसे छोटे लोग कह रहे हो? साफ साफ बताओ, वरना कसम से आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जज के तौर पर कैसे काम कर रहे हो? ऐसे इंसान के पास मुकाबला करने की क्या योग्यता है? अगर तुमने वान हाओ को मुकाबला करने दिया तो यह जवान मालिक बाद में इंटरस्टेलर फेडरेशन के इन कछुए के बेटों को चाकू मार देगा। हाँ, इंटरस्टेलर फेडरेशन के इन पोतों को चाकू मारकर मार डालो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इंटरस्टेलर फेडरेशन वाले तुरंत नाराज हो गए। जब तुम वान हाओ को कोस रहे थे तो उन्हें अच्छा लग रहा था, लेकिन आखिर में उन्हें इसमें घसीटने का क्या मतलब है? लानत है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं यहीं खड़ा हूँ, मुझे चाकू मारकर देखो। अभी भी मुझे चाकू मारना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं आज तुम कमीनों के झुंड को चाकू मारकर मार डालूंगा। तुम कौन बड़े पूंछ वाले भेड़िए होने का नाटक कर रहे हो? यह जवान मालिक बाद में तुम्हें एक ही शॉट में उड़ा देगा। वान हाओ, हिचकिचाओ मत, बस फायर करो। हाँ, इन कछुए के बच्चों को जान से मार डालो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हालात को फिर से बेकाबू होते देख मैन यून ने कड़वी मुस्कान दी। उसे ऊपर से पहले ही नोटिस मिल चुका था कि इस बार उसे इस मुसीबत खड़ी करने वाले वान हाओ पर खास ध्यान देना है। शुरू में उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि 18 साल का लड़का कितनी मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन नतीजा ये हुआ कि मुकाबला शुरू होने से पहले ही उसने दो बड़े फेडरेशन के बीच जुबानी जंग शुरू करवा दी थी और यहाँ तक कि एक डोनफेंग मिसाइल भी निकाल ली थी। तभी उन्होंने देखा कि वान हाओ ग्लोरियस स्काई फेडरेशन के कंटेस्टेंट को बीच वाली उंगली दिखा रहा था। यह एक ऐसी स्किल थी जो पब्लिक दुश्मन होने के साथ आती है, उकसाने वाली बीच वाली उंगली। तुरंत ग्लोरियस स्काई फेडरेशन के कंटेस्टेंट एक पल के लिए हैरान रह गए और फिर उनके दिलों में एक अनजाना गुस्सा उठ गया। मारो। अगले ही सेकंड ग्लोरियस स्काई फेडरेशन के कंटेस्टेंट धरती हिला देने वाले इरादे से इंटरस्टेलर फेडरेशन के कंटेस्टेंट की ओर दौड़ पड़े। ये नज़ारा देखकर इंटरस्टेलर फेडरेशन के कंटेस्टेंट गुस्से में आ गए। लानत है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा इंटरस्टेलर फेडरेशन कागज का बना है? भाइयों, अपने हथियार उठाओ, हमला करो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। धड़ाम धड़ाम। पल भर में सच्चीची आसमान और धरती पर फैल गई और लगातार दहाड़ें सुनाई देने लगीं। लड़ाई शुरू होते ही वान हाओ ने पहले ही लाइट स्पीड स्टेप्स का इस्तेमाल करके अपने तलवों को चिकना किया और भाग गया। लिंग शियाओ, केयान वानयांग और चेन याओ भी तेजी से उसके पीछे पीछे गए। वे अपने दिल में वान हाओ के बारे में कुछ कह नहीं पा रहे थे। ये लड़का मुसीबत खड़ी करने में सच में बहुत माहिर था। डिंग डोंग, होस्ट को एक बड़ी लड़ाई भड़काने के लिए बधाई। 50,000 सिन पॉइंट्स मिले। अगर बाद में युद्ध और बढ़ता है तो और इनाम मिलेंगे। सिर्फ 50,000, ये लोग सच में बहुत बेकार हैं। वान हाओ ने अपना होंठ सिकोड़ा, एक बड़े पेड़ पर कूदा, पॉपकॉर्न का एक डिब्बा निकाला और मज़े से खाने लगा। लिंग जियाओ गुस्से से मुस्कुराया, जूनियर ब्रदर, अगर बात बड़ी हुई तो तुम सच में कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। वान हाओ ने बेपरवाही से हाथ हिलाया, चिंता मत करो, अगर वे मुझे कंपटीशन नहीं करने देंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि एक डोनफेंग मिसाइल उन्हें बता देगी कि रिफ्रेशिंग कैसा लगता है। खांसी खांसी। केयान वानयांग और चेन याओ, दो छोटे भाई, वहीं दंग रह गए। इस बॉस की बेशर्मी की समझ पहले से ही जबरदस्त थी। वान हाओ, क्या तुम एक पल के लिए चुप नहीं रह सकते? लेजुवान हल्के से एक पेड़ पर कूदी और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे कुछ लोगों को गोली मारने के लिए अपनी रिवॉल्वर निकाली। वान हाओ ने गुस्से से कहा, जियाओ जुवान, वे लोग साफ तौर पर तुम्हारे पति को धमका रहे थे। तुम अपनी कोहनी बाहर की ओर कैसे मोड़ सकती हो और बाहरी लोगों के लिए बोल सकती हो? लेजुवान ने आंखें घुमाईं। मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया था कि मिंगमैंग ने अभी हमें ज़रूरी जानकारी दी है। इस बार याओटियन फेडरेशन का ट्रम्प कार्ड एक मॉन्स्टर कंट्रोलर है। एक मॉन्स्टर कंट्रोलर। लिंग जियाओ, केयान वानयांग और चेन याओ सभी हैरान रह गए। ये प्रोफेशन जो 1000 सालों में नहीं आया था, असल में फिर से सामने आया था। वान हाओ कंफ्यूज लग रहा था।
यह मॉन्स्टर कंट्रोलर चीज़ आखिर है क्या? सब लोग हैरानी से वांग हाओ को देख रहे थे। यह आदमी इतना कुछ जानता था, फिर भी उसे ये भी नहीं पता था कि मॉन्स्टर कंट्रोलर क्या होता है। क्या वह सच में दिखावा नहीं कर रहा था? कियान वानयांग ने समझाया, मॉन्स्टर कंट्रोलर डरावने होते हैं। वे याओ बीस्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और बड़ी संख्या में। लिंग जियाओ का एक्सप्रेशन गंभीर था। रिकॉर्ड्स के अनुसार एक मॉन्स्टर कंट्रोलर की मेंटल एनर्जी बहुत यूनिक होती है। वे याओ बीस्ट्स को जल्दी से कंट्रोल कर सकते हैं और उनसे अपने लिए लड़वा सकते हैं। उनके लिए लड़ो। वांग हाओ रुका। क्या तुम्हारा मतलब है कि अगर हम इस मॉन्स्टर कंट्रोलर को तुरंत खत्म नहीं कर पाए तो वे हमला करने के लिए बड़ी संख्या में याओ बीस्ट्स इकट्ठा कर लेंगे? लेजुवान ने आगे के अंतहीन जंगल को देखते हुए सिर हिलाया। मिंगचेन स्टार याओ बीस्ट का स्वर्ग है और अंदर कई मार्शल किंग याओ बीस्ट हैं। अगर इस मॉन्स्टर कंट्रोलर को 2 दिन दिए गए तो तुम खुद को बहुत ही पैसिव सिचुएशन में पाओगे। तो मैं मार्शल किंग याओ बीस्ट से घिर जाऊंगा। वांग हाओ ने एक पल सोचा। उसकी अभी की कॉम्बैट स्ट्रेंथ को मार्शल किंग से निपटने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह पक्का तुरंत किल नहीं कर सकता था, इसमें कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अगर मार्शल किंग्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती तो वह सच में जीत नहीं पाता। लिंग जियाओ खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका। जहां तक मुझे पता है, एक मॉन्स्टर कंट्रोलर के पास याओ बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए वैसी ही स्ट्रेंथ होनी चाहिए। यह मॉन्स्टर कंट्रोलर अभी कितने मार्शल किंग याओ बीस्ट्स को कंट्रोल कर सकता है? लेजुवान ने अपना सिर हिलाया। मेंगमैन को भी यह नहीं पता, लेकिन मेंगमैन ने कहा कि इस मॉन्स्टर कंट्रोलर का कल्टीवेशन लेवल मार्शल एंसेस्टर रैंक 9 तक पहुंच गया है और वे किसी भी समय मार्शल किंग तक पहुंच सकते हैं। हिस। लिंग जियाओ और बाकी लोग चौंक गए। अगर यह मॉन्स्टर कंट्रोलर सच में कंपटीशन के दौरान ब्रेक थ्रू कर जाता तो कंट्रोल किए गए मार्शल किंग याओ बीस्ट्स की संख्या निश्चित रूप से 30 से कम नहीं होती। हालांकि वांग हाओ बिना थके लड़ सकता था, लेकिन कल्टीवेशन में रैंक का अंतर बहुत ज्यादा था और इस बात के साथ कि 2 मुट्ठियां 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती, यह असल में मौत को बुलाने जैसा ही था। सब लड़ना बंद करो। अचानक आसमान में बिजली कड़कने जैसी आवाज आई जिसने कान के पर्दे हिला दिए, जिससे लड़ने वाले कंटेस्टेंट चौंक गए। सब ने ऊपर देखा और एक आदमी को धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरते देखा। हवा में उड़ने की काबिलियत इस बात का साफ इशारा था कि यह कोई मार्शल गॉड है। लिंग शियाओ ने फुसफुसा कर कहा, जूनियर भाई, ये लिन हाओक्सिंग है, प्रेसिडेंशियल पैलेस का एक सदस्य। वह लियाओ युनचुवान के बहुत करीब है और क्योंकि तुमने अभी अभी लियाओ युनचुवान से 4 करेज क्लास बैटलशिप जबरन वसूली हैं, इसलिए यह आदमी शायद तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा। सीनियर भाई, क्या तुम ठीक से बात भी कर सकते हो? वांग हाओ ने गंभीरता से कहा, मैं साफ तौर पर पीड़ित था और लियाओ युनचुवान ने मुझे 4 करेज क्लास बैटलशिप देकर मुआवजा दिया। तुम इसे जबरन वसूली कैसे कह सकते हो? लिंग शियाओ के चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं। क्या इस जूनियर भाई में कोई शर्म नहीं थी? उसने सब कुछ देखा था, अगर वह जबरन वसूली नहीं थी तो क्या थी? लिन हाओक्सिंग के आने से दोनों पक्षों ने लड़ना बंद कर दिया। मैन यून ने लिन हाओक्सिंग को देखा, उसकी पतली भौहें तन गईं। लिन हाओक्सिंग, तुम यहाँ क्यों हो? लिन हाओक्सिंग ने शांति से कहा, मुझे ऊपर वालों से निर्देश मिले हैं कि वांग हाओ सोंग जी को मेडिकल खर्च के लिए मुआवजा दे और फिर यह मामला खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो कड़ी सजा मिलेगी। क्या पैसे देने हैं? याओटियन फेडरेशन के प्रतियोगी नाखुश थे। ये किस तरह का नतीजा था? जब वे 2 महान फेडरेशन के बीच इस तरह की प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते थे तो क्या उनके पास पैसे की कमी होगी? लिन हाओक्सिंग ने ठंडी सांस ली। अगर किसी ने फिर से ऊपर वालों के फैसले पर टिप्पणी करने की हिम्मत की तो उसकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की योग्यता तुरंत रद्द कर दी जाएगी। ये सुनकर माहौल तुरंत शांत हो गया, क्योंकि यह युद्ध का समय था। ऊपर वाले बहुत व्यस्त थे और उनके पास इन छोटी मोटी बातों से निपटने का समय नहीं था, इसलिए फैसले के खिलाफ जाना मुसीबत मोल लेने जैसा था। तो बस पैसे देने हैं। वांग हाओ सोंग जी के पास गया, अपने वॉलेट से एक इंटरस्टेलर सिक्के का नोट निकाला, उसे आधा फाड़ा और सोंग जी को दे दिया। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे तुरंत काले पड़ गए। ये कमीना बहुत बेशर्म था। पैसे को आधा फाड़ने का क्या फायदा था? वांग हाओ, लिन हाओक्सिंग ने ठंडे लहजे में कहा, इंटरस्टेलर फेडरेशन के मार्शल होने के नाते क्या तुम्हें इस तरह मुआवजा देते हुए शर्म नहीं आती? वांग हाओ ने अपने होंठ सिकुड़े। तुमने अभी पैसे देने को कहा था। तुमने यह नहीं बताया कि कितने पैसे देने हैं। क्या तुम इसके लिए मुझे दोष दे सकते हो? लिन हाओक्सिंग का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। ये किस तरह का लॉजिक था? वांग हाओ ने साफ तौर पर किसी को चाकू मारा था, फिर भी वह उसी पर इल्जाम लगा रहा था। वांग हाओ, तुमने किसी को चोट पहुंचाई है, तुम्हें ज्यादा पैसे देने चाहिए। तुम सिर्फ इतने ही पैसे कैसे दे सकते हो? मैन यून से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और वह बोल पड़ी। वांग हाओ ने कैश का एक बॉक्स निकाला और शरारती अंदाज में मुस्कुराया, मेरे पास यहाँ 10 मिलियन इंटरस्टेलर सिक्के हैं, लेकिन अगर मैं इसे उसे दे दूं तो क्या वह इसे लेने की हिम्मत करेगा?
मैं इसे लेने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा। सॉन्ग जी ने ठंडी सांस ली और बॉक्स की ओर हाथ बढ़ाया। वान हाओ ने अचानक जोर से चिल्लाया, 3 बेयर्स। अगले ही सेकंड 3 डरावनी शक्तियां तुरंत फूट पड़ीं और 3 आकृतियां तेजी से भीड़ को चीरती हुई वान हाओ के पास पहुंच गईं। मार्शल गॉड। वहां मौजूद सभी लोग 3 बेयर्स को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 3 बेयर्स, जो अभी गुंडों की तरह बर्ताव कर रहे थे, वे सभी मार्शल गॉड कल्टिवेटर थे। सॉन्ग जी गुस्से से सूंघ कर चला गया। उसे साफ समझ आ गया था कि इन 3 मार्शल गॉड के मौजूद होने पर पैसे का सवाल ही नहीं उठता। क्या हो रहा है? बेयर 1 ने पूछा। लायक भतीजे, तुमने बिना किसी वजह के पैसे का बॉक्स क्यों निकाला? बेयर 2 ने उलझन में पूछा। क्या ये हमारे लिए लड़कियों को पटाने के लिए फंडिंग है? बेयर 3 ने उम्मीद भरी नज़रों से वान हाओ को देखा। वान हाओ ने अपने होंठ सिकुड़े। तुम्हारे लड़कियों को पटाने के हुनर के साथ तुम फंडिंग मिलने पर भी कामयाब नहीं हो पाओगे। 3 बेयर्स नाराज हो गए। क्या ये बहुत ज़्यादा हतोत्साहित करने वाला नहीं था? तुम्हारा क्या मतलब है, हम कामयाब नहीं होंगे? हमें इस मामले में बहुत जानकारी है। बेयर 1 ने गर्व से कहा। हाँ, हमने खास तौर पर पढ़ाई करने के लिए फिल्में खरीदी हैं, प्रामाणिकता की गारंटी है। बेयर 3 ने एक कलेक्टर एडिशन डिस्क निकाली। हमने फिल्मों पर अच्छी तरह रिसर्च कर ली है, अब हमें बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो अपनी मर्जी से खुद को पेश करे। बेयर 3 ने गर्व से कहा। वान हाओ बेयर 2 के हाथ में डिस्क को देखकर हैरान रह गया। उसके दिमाग में एक जबरदस्त हे भगवान आया। उसने डिस्क पर 4 लोगों को छपा हुआ देखा, 3 आदमी और एक औरत। उसी समय वान हाओ समझ गया कि तीनों भालुओं ने एक साथ जाने के बारे में क्यों सोचा। वे इस तरह की डिस्क से प्रभावित थे। जो बात वह समझ नहीं पा रहा था वह ये थी कि क्या ये तीनों भाई पुराने ज़माने से आए थे। उन्हें ऐसी बात भी समझ नहीं आती थी। वे सच में इस साल के 10 सबसे बड़े बेवकूफ़ों में टॉप 3 में आने के लायक थे। लिन हाओक्सिंग ने अपनी आंखें छोटी करके तीनों भालुओं को देखा। उसका इरादा लियाओ युनचुवान के लिए गुस्सा निकालने के लिए वान हाओ के कुछ पैसे बर्बाद करने का था, लेकिन किसे पता था कि वान हाओ सच में अपने साथ 3 मार्शल गॉड लेकर आएगा, और वे भी सबसे बेशर्म मार्शल गॉड। मैन यून ने लाचारी से सिर हिलाया। उसे वान हाओ की मुसीबत खड़ी करने की काबिलियत के बारे में एक नई और पूरी समझ मिली। उसी समय मैन यून को लगा कि वे अब और देर नहीं कर सकते, उन्हें जल्दी से मुकाबला शुरू करना होगा। नहीं तो किसी को नहीं पता था कि वान हाओ कौन सी नई मुसीबत खड़ी करेगा, और उसके पास उसकी गड़बड़ी को ठीक करने का समय नहीं होगा। ये सोचते हुए मैन यून ने जोर से ऐलान किया, दोनों बड़े फेडरेशन के प्रतियोगियों, मैं अब इस मुकाबले के नियम बताऊंगी। आपके आने से पहले आप सभी को एक टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट मिला होगा। अगर किसी को नहीं मिला है तो आप आकर मुझसे ले सकते हैं। मैन यून थोड़ी देर रुकी और जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो उसने आगे कहा, बाद में आपको मिंगचेन स्टार पर किसी जगह पर रैंडमली टेलीपोर्ट किया जाएगा और आपको बाहर से लाए गए हथियारों का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। आप सिर्फ जंगल में मिलने वाले हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैन यून ने वान हाओ की तरफ देखा, जैसे उसे चेतावनी दे रही हो, यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि किसी के पास डायमेंशनल स्पेस है तो वह हथियार ला सकता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस मुकाबले में कुल 30,000 सैटेलाइट लगाए गए हैं। तुम्हारी हर हरकत पर नज़र रखी जाएगी। अगर आप अपने खुद के हथियार इस्तेमाल करते हैं तो आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सुनकर कुछ लोग जिन्हें थोड़ी सी उम्मीद थी, उन्होंने लाचारी से आह भरी। 30,000 सैटेलाइट्स की निगरानी में कौन गड़बड़ करने की हिम्मत करेगा? मैन यून ने आगे कहा, यह कंपटीशन पॉइंट सिस्टम पर आधारित है। हर किसी के पास शुरुआत में एक पॉइंट होगा। जिस भी विरोधी को आप हराएंगे उसके सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। आखिर में आपको 3 दिनों के अंदर वापस आना होगा, नहीं तो आपके पॉइंट्स बेकार हो जाएंगे। साथ ही अगर आपको कोई खतरा महसूस होता है तो आप वापस आने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कोई सवाल है? थोड़ी देर बाद जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो मैन यून ने अपने स्मार्ट ब्रेसलेट पर टैप किया और टेलीपोर्टेशन डिवाइस एक्टिवेट कर दिया। बस एक चमकदार रोशनी की स्क्रीन दिखाई दी। वान हाओ की कलाई पर लगा खास टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट जल उठा और फिर उसकी आकृति हवा में गायब हो गई। उसी समय प्रतियोगियों से एक रोशनी की किरण निकली, फिर आसमान में ऊपर चली गई और उन्हें मिंगचेन स्टार के हर कोने में फैला दिया। केयान वानयांग और चेन याओ ने एक दूसरे को देखा, फिर आज्ञाकारी होकर वान हाओ के लौटने का इंतजार करने के लिए लाइट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में वापस चले गए। तीनों भालुओं ने चारों ओर देखा, फिर तुरंत मैन यून के पीछे भाग गए। साफ था कि आसपास की लड़कियां जा चुकी थीं, इसलिए वे सिर्फ इस महिला रेफरी को ही चुन सकते थे। छोटा भाई कमजोर होकर शियांग के छोटे सिर पर लेटा था, वान हाओ को जाते हुए देख रहा था और अपने दिल में प्रार्थना कर रहा था कि वान हाओ जल्दी वापस आ जाए। कुछ ही देर बाद वान हाओ की आकृति जंगल में कहीं दिखाई दी। अचानक वान हाओ का शरीर तेजी से अकड़ गया। एक ठंडी सनसनी, जैसे किसी जहरीले सांप ने उसे निशाना बनाया हो, तुरंत उस पर छा गई।
सिर घुमाकर देखने पर उसने घने धुंधले जंगल में एक बड़ा सफ़ेद भेड़िया देखा जो घोड़े जितना बड़ा था। वह अपने दांत दिखा रहा था और धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। अरे नहीं, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ और मुझे हथियार ढूंढने का भी समय नहीं मिला और मुझे पहले ही एक मार्शल किंग लेवल का जानवर मिल गया। वान हाओ को सिर दर्द होने लगा। उसे अभी तक एक भी हथियार नहीं मिला था और अब उसे खाली हाथों से एक मार्शल किंग जानवर से लड़ना था। क्या यह उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है? वान हाओ ने ज़मीन से एक टहनी उठाई, ज़मीन पर जोर से पैर पटका और बिजली की तरह उस विशाल सफ़ेद भेड़िए की तरफ भागा। उसके शरीर से एक अविश्वसनीय रूप से तेज आभा निकली। अचानक जंगल में एक ठंडी जानलेवा भावना फैल गई। आओ! विशाल सफ़ेद भेड़िए ने एक चीख निकाली जैसे उसे वान हाओ की डरावनी मौजूदगी का एहसास हो गया हो। उसके मजबूत पैर थोड़े मुड़े हुए थे, उसकी हरी आंखों में एक तेज चमक थी और उसका शक्तिशाली शरीर वान हाओ की तरफ बढ़ा। उसकी ज़बरदस्त आभा डरावनी थी। वान हाओ की आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमकी। विशाल सफ़ेद भेड़िए के शरीर पर आभा का प्रवाह उसकी आंखों के सामने साफ दिखाई दिया। उसने अपने हाथ में पकड़ी टहनी को सबसे साफ और निर्णायक तरीके से बाहर निकाला। जैसे ही दोनों मिले, वान हाओ का पैर हिला और टहनी तुरंत विशाल सफ़ेद भेड़िए की आंख में घुस गई। टहनी पर धकी चूकी हुई एक बेकाबू ताकत के साथ विशाल सफ़ेद भेड़िए के दिमाग में घुस गई। विस्फोट! वान हाओ की आंखें खुल गईं। उसने टहनी छोड़ दी, अपने पैर से ज़मीन पर जोर लगाया और कई मीटर दूर चला गया और तुरंत उस हेवन ओवरलॉर्ड फोर्स को विस्फोट कर दिया जिसे उसने अभी अभी विशाल सफ़ेद भेड़िए के शरीर में डाला था। आओ! विशाल सफ़ेद भेड़िए का सिर अचानक फट गया, खून हर जगह फैल गया। उसकी गुस्से वाली चीख दूर दूर तक गूंजी, लेकिन वह ऐसे ही नहीं मरा, उसकी आभा कम नहीं हुई थी। जैसा कि एक मार्शल किंग लेवल के जानवर से उम्मीद थी, उसकी जान सच में बहुत मजबूत है। वान हाओ ने माथे पर बल डाले, जंगल से आती हल्की आवाज़ें सुनकर, और वे बहुत तेज थीं। कितनी बुरी किस्मत है, यहाँ के भेड़िए असल में झुंड में रहने वाले जानवर हैं। वान हाओ ने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। उसका शरीर एक भूत की तरह उस जगह से गायब हो गया। वह खाली हाथों भेड़ियों के झुंड से लड़ना नहीं चाहता था। हथियार ढूंढना पहली प्राथमिकता थी। सीमा। दो बड़े फेडरेशन के बड़े अधिकारी भी यह मुकाबला देख रहे थे। जब सबने देखा कि वान हाओ ने सिर्फ एक टहनी से एक मार्शल किंग लेवल के जानवर की आंख फोड़ दी, तो वे सब शांत नहीं रह पाए। ये बच्चा कमाल का है। अगर दूसरे बड़े भेड़िए उसकी मदद के लिए नहीं आते, तो अगर उसे समय मिलता तो ये भेड़िया पक्का मर जाता। हाँ, उसकी सोच और लड़ने की स्किल्स दोनों ही फर्स्ट क्लास हैं। मैंने अपने लेवल से ऊपर के विरोधियों को चुनौती देने के कई मामले देखे हैं, लेकिन मैंने सच में कभी किसी मार्शल एंसेस्टर को इस तरह से मार्शल किंग से लड़ते हुए नहीं देखा। मैंने न सिर्फ इसे देखा नहीं है, बल्कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। जब तक ये बच्चा मरता नहीं है, वह भविष्य में निश्चित रूप से हमसे आगे निकल जाएगा। इस बच्चे ने अभी अभी यूनिटी ऑफ हेवन एंड मैन का इस्तेमाल किया। वह ज़रूर वान हाओ होगा। ज़रूरी नहीं कि वान हाओ ही हो। मैंने सुना है कि मिलिट्री के लिए युनयांग ने भी यूनिटी ऑफ हेवन एंड मैन को समझा है। क्या तुमने उसे नेचुरली परफेक्टेड लाइट स्पीड स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा? वह ज़रूर वान हाओ होगा। सच में, जैसा कि अफवाहें कहती हैं, उसका टैलेंट डरावना है। गुवान शिनशोंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, कोई भावना नहीं दिखी। अगर वान हाओ से उसकी कोई दुश्मनी नहीं होती, तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होता कि इंटरस्टेलर फेडरेशन ने ऐसा जीनियस पैदा किया है। लेकिन अभी उसकी मिलिट्री और वान हाओ के बीच का रिश्ता सिर्फ भयानक कहा जा सकता था। और वान हाओ की दिखाई गई पर्सनैलिटी को देखते हुए वह पक्का सबसे छोटा था। अगर वे अच्छाई दिखाने की पहल भी करते, तो भी इससे दोनों तरफ के रिश्ते में कोई सुधार नहीं होता। बच्चे, ये बुरा आदमी अब और इंतजार नहीं करेगा। इसका इल्ज़ाम अपने घमंड पर डालो। गुवान शिनक्सियोंग की आंखों में एक तेज चमक आ गई। याद रखना कि अगले जन्म में अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर साफ साफ देखना। कुछ लोगों को तुम नाराज नहीं कर सकते। उसी समय वान हाओ को बड़े भेड़िए से लड़ते देखने के बाद याओटियन फेडरेशन के बड़े अधिकारी तुरंत एक मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए। याओटियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने पूछा, सब लोग प्लीज़ अपने विचार शेयर करें। अगर हम वान हाओ को बढ़ने देते हैं, तो इंटरस्टेलर फेडरेशन भविष्य में हमारे याओटियन फेडरेशन पर पलटवार कर सकता है। हाँ, सही है, वान हाओ का टैलेंट बहुत डरावना है। अगर वह एक खास लेवल तक सीखता है, तो एक आदमी जंग शुरू कर सकता है। इसलिए हमें वान हाओ के बड़े होने से पहले उसे खत्म करने का मौका ढूंढना होगा। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि वान हाओ को ऐसे ही मारा जा सकता है? ये भी सच है, वान हाओ के बहुत सारे स्पोर्टर हैं। अगर हम अभी वान हाओ को मार देते हैं, तो दोनों बड़े फेडरेशन के बीच रिश्ते का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर डार्क एल्फ रेस हमें एक एक करके हराने का मौका हाथ से जाने देती है, तो ये साफ है कि हम ऐसा नहीं देखना चाहते।
एक आदमी वान हाओ के लिए इंसानी नस्ल का रिप्रोडक्शन छोड़ देना बहुत बड़ा नुकसान है। असल में मुझे लगता है कि अगर इंटरस्टेलर फेडरेशन को पता भी चल जाए कि हमने वान हाओ को मार दिया है तो भी वे हमसे झगड़ा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हो सकता है कि वे पूरी तरह से झगड़ा न करें, लेकिन कोऑपरेशन साफ तौर पर आसान नहीं होगा। हाँ सही है, अब हमें डार्क एल्फ से निपटने पर पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जीत का चांस बहुत कम हो जाएगा। एक वान हाओ को मारने से हम इंसानियत के पापी बन सकते हैं। इस मामले पर ध्यान से सोचना होगा। हमें ऐसा तरीका ढूंढना होगा जो दोनों पक्षों को खुश करे। जैसे ही ग्लोरियस स्काई फेडरेशन के बड़े लीडर गर्मागरम बहस में उलझे हुए थे, मार्शल झाओ कुन अचानक बोले, असल में हम वान हाओ को जीतने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें चमक उठी। उन्हें लगा कि यह एक बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसे जीनियस को मारने से न सिर्फ बहुत परेशानी होगी बल्कि यह बहुत बड़ी बर्बादी भी होगी। लेकिन अगर वे ऐसे जीनियस को जीत पाते तो इससे न सिर्फ इंटरस्टेलर फेडरेशन के हौसले को झटका लगता बल्कि एक सुपर जीनियस भी मिल जाता। आप इसे किसी भी तरह से देखें, यह एक बहुत बड़ा प्रॉफिट था। ग्लोरियस स्काई फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने पूछा, तो फिर हम वान हाओ को कैसे जीतें? झाओ कुन ने अपनी दाढ़ी सहलाए और खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, वान हाओ ने एक बार मेरी पोती के लिए कुछ हमेशा याद रहने वाली कविताएं लिखी थीं। इससे साफ पता चलता है कि इस बच्चे के मन में यी लिंक के बारे में कुछ विचार हैं। हम पूरी तरह से एक हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां मौजूद सभी लोगों ने बार बार सिर हिलाया। एक सुपर जीनियस को जीतने के लिए एक सुंदरी का इस्तेमाल करना उनके लिए एक अच्छा सौदा था। वे कैसे असहमत हो सकते थे? हालांकि इस व्यक्ति को जीतने का सारा फायदा उनके झाओ परिवार को मिलेगा, जिससे वे थोड़े दुखी थे। प्रेसिडेंट खांसते हुए बोले, मुझे लगता है सुरक्षित रहने के लिए सभी को वान हाओ के पास एक सुंदरी भी भेजनी चाहिए। वैसे भी चाहे कुछ भी हो, हमें उसे जीतना ही होगा। जैसे ही उनके शब्द निकले, वहां मौजूद सभी लोग सहमत हो गए। झाओ यी लिंग सुंदर है, लेकिन उसका गुस्सा बहुत ज्यादा है। अगर हम उसे नहीं जीत पाए तो क्या ये समय की बर्बादी नहीं होगी? तो प्रेसिडेंट सही कह रहे हैं, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वान हाओ को कोई टाइप पसंद नहीं है। मेरी एक कजिन है जो एक अच्छे परिवार की परफेक्ट लेडी है। वह वान हाओ को जरूर पटाने में कामयाब होगी। बकवास, तुम्हारी कजिन एक अच्छे परिवार की लेडी है। वह नाइट क्लब क्वीन है ना? मेरी कजिन क्या है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जब तक वह आदमियों को संभाल सकती है, बस यही मायने रखता है। मेरी बेटी इस साल 18 साल की हो गई है, वान हाओ की उम्र की। वह इससे ज्यादा सही नहीं हो सकती। तुम्हारी बेटी? मजाक मत करो, वह तो अजनबियों से जोर से बात करने की भी हिम्मत नहीं करती। वह वान हाओ के साथ कैसे हुकअप कर सकती है? इसे आदमी की हिफाजत करने की भावना को जगाना कहते हैं। मेरी बकवास मत करो, मुझे लगता है कि तुम वान हाओ के भेड़िया वाले स्वभाव को जगा रही हो, और फिर वह तुम्हारा इस्तेमाल करके जिम्मेदारी नहीं लेगा। अगर वह उसका इस्तेमाल करता है तो करे, जब तक बच्चा है सब ठीक है। क्या बकवास है, तुम इतनी बेरहम बात कह सकती हो? क्या वह सच में तुम्हारी सगी बेटी है? तो तुम्हें ऐसा पोता नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। तो फिर हंसने की आवाज, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। झाओ कुन ने अपना होंठ सिकोड़ा। इन घमंडी लोगों को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। अपनी पोती के मुकाबले इन लोगों के परिवारों की सुंदरियां तो कचरा थीं, एक ही लेवल की भी नहीं थीं। ... मॉर्निंग स्टार। वान हाओ अंधेरे जंगल से गुजर रहा था। 6 रेंज डिवाइन कैलकुलेशन के जादू पर भरोसा करते हुए वान हाओ की यात्रा फलदायी रही। उसे आसानी से लेवल 3 अलॉय की बड़ी तलवारें, ग्रेनेड, ऑटोमेटिक राइफलें, बुलेट प्रूफ जैकेट, रिकवरी पोशन और पट्टियां सब कुछ मिल गया। दहाड़! अचानक जंगल में एक जोरदार धीमी जानवर की दहाड़ गूंजी। धड़ाम धड़ाम, तुरंत गड़गड़ाहट की आवाजें आई और बाढ़ की तरह विशाल आकृतियां वान हाओ की ओर दौड़ीं। गैंडे! ये हाथियों से भी बहुत बड़े गैंडों का झुंड था। वान हाओ ने माथे पर शिकन डाली। इन गैंडे जैसे राक्षसी जानवरों की ताकत मार्शल एंसेस्टर लेवल 8 और उससे ऊपर पहुंच गई थी, और वे 100 से ज्यादा थे। खासकर उनका हमला करने का तरीका, साथ ही उनके सिर पर नुकीले सींग। उसे कोई शक नहीं था कि अगर वह इनमें से किसी एक गैंडे जैसे राक्षसी जानवर से टकराता तो नुकीला सींग निश्चित रूप से उसकी छाती में घुस जाता। हालांकि वान हाओ को यह समझ नहीं आया कि जब गैंडों का झुंड उसके सामने आया तो वे अचानक उसके चारों ओर घूमने लगे और उसे घेर लिया। गैंडों के पैरों की धमक से जमीन भी जोर से हिल रही थी, खासकर उनकी लाल आंखें जो उसे घूर रही थीं। कुछ गड़बड़ है, इन गैंडे जैसे राक्षसी जानवरों को कंट्रोल किया जा रहा है। वान हाओ की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसे वह डेमन टैमा याद आया जिसका जिक्र ले जुबान ने किया था। डेमन टैमा द्वारा कंट्रोल किए जाने के अलावा वह सच में यह नहीं सोच पा रहा था कि ये गैंडे हमला करने के बजाय उसके चारों ओर क्यों घूम रहे थे। मुंह
गैंडे जैसे दानव जानवरों का झुंड अचानक दहाड़ा और वान हाओ की तरफ बढ़ा। जबरदस्त तेजी देखकर वान हाओ को ऐसा लगा जैसे वह 1000 सैनिकों का सामना कर रहा हो। क्लैंग! वान हाओ ने बड़ी तलवार पकड़ी, जिससे एक तेज तलवार की आवाज निकली। पूरा आदमी एक तेंदुए की तरह था जिसने लंबे समय से ताकत जमा कर रखी थी। उसके पैर अचानक जमीन से उठे और वह आने वाले गैंडों के झुंड की तरफ जोरदार अंदाज में बढ़ा। जब वान हाओ के हाथ में लंबी तलवार उठी तो तलवार की रोशनी की अचानक चमक पहाड़ों को तोड़ने और चोटियों को तोड़ने की ताकत के साथ बाहर निकली और गैंडे की गर्दन पर जोर से वार किया। पल भर में गैंडे की गर्दन की खून की नसें कट गईं और खून एक खंभे की तरह बह निकला। उसी समय खून लाल रोशनी की धारियों में बदल गया और वान हाओ के शरीर में चला गया, जिससे उसे खर्च हुई एनर्जी मिली। वान हाओ ने भी समय बर्बाद नहीं किया, अपनी तलवार निकाली। उसकी आकृति तेज हवा की तरह थी जो गिरे हुए पत्तों को उड़ा रही थी और वह बाकी गैंडों के झुंड की तरफ भागा। तलवार उठाओ, तलवार चलाओ। साधारण और साफ तलवार की रोशनी ने इन गैंडों के झुंड को नजरअंदाज कर दिया। तलवार थोड़ी ठंडी थी, जिससे खून की गर्म बारिश हो रही थी। इस समय दूर एक पेड़ पर एक जवान आकृति भूत की तरह पेड़ के ऊपर दिखाई दी, पूरी तरह से उस पर लेटी हुई, दूर से गैंडों के झुंड को वान हाओ से लड़ते हुए देख रही थी। इस आदमी का नाम गो युक्सुआन था, जो ग्लोरियस स्काई फेडरेशन का सदस्य था और वह डेमन टेमा था। ये वान हाओ बहुत जबरदस्त है। वह साफ तौर पर सिर्फ मार्शल एंसेस्टर लेवल 4 पर है, लेकिन वह मार्शल एंसेस्टर लेवल 8 और 9 के डेमन बीस्ट्स को इतनी आसानी से मार रहा है जैसे मुर्गियों को काट रहा हो। गो युक्सुआन ने अपनी आंखें छोटी की। उसे लगा कि सिर्फ मार्शल एंसेस्टर डेमन बीस्ट्स के भरोसे वह वान हाओ को कभी नहीं हरा पाएगा। उसे मार्शल किंग डेमन बीस्ट्स ढूंढने होंगे। ये सोचते ही गो युक्सुआन ने समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी से वहां से चला गया ताकि वान हाओ उसे देख न ले। कुछ ही देर बाद जंगल अचानक शांत हो गया। वान हाओ ने टपकती हुई बड़ी तलवार पकड़ी और चारों ओर देखा, लेकिन उसे किसी का कोई निशान नहीं मिला। यह आदमी बहुत तेजी से भागा। वान हाओ ठंडी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ भाग जाने से तुम बच जाओगे? हवा की सरसराहट। तभी अचानक एक जोर की सरसराहट की आवाज आई। वान हाओ ने अपना सिर घुमाया और उसे धुंधला सा एक सफेद घोड़ा तेजी से भागता हुआ दिखा और उस सफेद घोड़े के माथे पर एक नुकीला सींग था। यह एक यूनिकॉर्न है। वान हाओ हैरानी से चिल्लाया और बिना किसी झिझक के वह तेजी से उसके पीछे भागा। उसकी समझ के अनुसार यूनिकॉर्न दुर्लभ डेमन बीस्ट्स थे। उनके सींग आसमान से गिरने वाली बिजली को सोख सकते थे और उसे अपने अंदर जमा कर सकते थे, धीरे धीरे एक बिल्कुल नया बिजली का तत्व, ब्राइट लाइटनिंग बनाते थे। यह एक ऐसा बिजली का तत्व था जो दुनिया की सभी बुरी चीज़ों को खत्म कर सकता था, और यह अपनी ज़बरदस्त जानलेवा शक्ति के कारण डार्क एल्फ जाति के खिलाफ खास तौर पर असरदार था। अब जब उसे एक मिल गया था तो वह इसे कैसे छोड़ सकता था? जैसे ही वान हाओ यूनिकॉर्न का पीछा करने गया, जंगल लगातार दहाड़ों से भर गया और पॉइंट्स लीडरबोर्ड में आगे पीछे की दौड़ चल रही थी। खासकर ली यूनियान के पॉइंट्स, जिसने जबरदस्त बढ़त के साथ पहले स्थान पर कब्जा कर रखा था। और वान हाओ, जिसके बारे में सभी को उम्मीद थी, वह एक यूनिकॉर्न को पकड़ने चला गया था जो किसी को समझ नहीं आया। हालांकि यूनिकॉर्न अच्छे थे, लेकिन वे कितने भी अच्छे क्यों न हो, वे डिवाइन ड्रैगन ब्लड बैप्टिज्म से बेहतर नहीं हो सकते थे। लेकिन इससे सभी प्रतियोगियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया। वान हाओ के सुस्त पड़ने पर जल्दी से पॉइंट्स कमाने और फिर घर जाने की योजना बनाई। इस तरह भले ही वान हाओ में अविश्वसनीय क्षमताएं हों, अगर उसके पास इकट्ठा करने के लिए पॉइंट्स नहीं होंगे तो उसे अलविदा कहना पड़ेगा। पहली जगह पर मिंगचेन स्टार पर एक छोटे से तालाब के सामने वान हाओ ने गाजर को जमीन पर करीने से सजा दिया। वह एक दिन से इस यूनिकॉर्न का पीछा कर रहा था, लेकिन इस यूनिकॉर्न में न सिर्फ मार्शल किंग की ताकत थी, बल्कि वह बहुत ज्यादा चौकन्ना भी था और उसकी रफ्तार भी हैरान करने वाली तेज थी। अगर वह उसे पकड़ना भी चाहता तो भी नहीं पकड़ पाता। आखिर में वह इस यूनिकॉर्न को लुभाने के लिए सिर्फ गाजर का ही इस्तेमाल कर सकता था। उसे यकीन नहीं था कि अगर शियांग को लालच दिया जा सकता है तो एक मार्शल किंग लेवल का यूनिकॉर्न सिस्टम से पैदा हुई इन गाजरों को नज़रअंदाज कर देगा। ये सब तैयार करने के बाद वान हाओ पास की झाड़ियों में छिप गया और चुपके से इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में यूनिकॉर्न खुशी खुशी तालाब के पास आया और पानी पीने के लिए अपना सिर नीचे किया। लेकिन 2 घूंट पीने के बाद यूनिकॉर्न ने किनारे पर गाजर देखी। जिज्ञासावश वह पास आया और तुरंत उसकी अनोखी खुशबू से आकर्षित हो गया। उसके मुंह के कोनों से लार टपक रही थी, लेकिन वह आगे बढ़कर खाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यिप यिप! अचानक यूनिकॉर्न ने जोर से आवाज निकाली और उसके माथे पर सींग से बिजली की लकीरें चमकी और वह सावधानी से उन झाड़ियों की ओर देखने लगा जहां वान हाओ था। रुको, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। वान हाओ हाथ में 2 गाजर लेकर बाहर आया। मुझे पता है कि तुम मुझे समझ सकते हो। अगर तुम्हें ये गाजर खाना पसंद है तो मेरे साथ घर चलो।
मैं वादा करता हूं कि तुम रोज ये गाजर खा सकते हो। यूनिकॉर्न वांग हाओ को घूर रहा था, उसका दिमाग अंदर ही अंदर जबरदस्त कश्मकश में था। उसे महसूस हो रहा था कि ये गाजर खाने से उसकी ग्रोथ के लिए बहुत फायदा होगा, लेकिन इसकी कीमत ये थी कि उसे एक इंसान के साथ जाना होगा और इस खूबसूरत बड़े जंगल को छोड़ना होगा। इस समय प्रतियोगिता देख रहे दो बड़े फेडरेशन के ऊंचे अधिकारी हंसे बिना नहीं रह सके। हाँ, ये छोटा लड़का बहुत मज़ेदार है। ये सच में एक यूनिकॉर्न को गाजर से रिश्वत देना चाहता है। आजकल के इन बच्चों को ये भी नहीं पता कि यूनिकॉर्न को क्या खाना पसंद है। कितना दुख की बात है। मैंने सुना है कि वांग हाओ ने एक समझदार खरगोश पाला है, इसलिए शायद उसे लगता है कि सभी याओ बीस्ट को गाजर खाना पसंद है। आजकल के इन बच्चों को जिंदगी के बारे में बहुत कम पता है। पिछली बार मेरे बेटे ने चावल को प्याज कह दिया था। अरे बाप रे, ऐसा हुआ था? सच में? अब जिंदगी बेहतर है, इसलिए इन बच्चों के ज्ञान में स्वाभाविक रूप से कमी है। लगता है हमें इस क्षेत्र में शिक्षा को मजबूत करना होगा। रुको, इस यूनिकॉर्न का क्या मतलब है? इसने सच में गाजर खाए? क्या ये कोई मजाक है? देखो, वह यूनिकॉर्न कैसा एक्सप्रेशन बना रहा है। इसने सच में वांग हाओ को छूने दिया। क्या मैं जागा हुआ नहीं हूँ? क्या यूनिकॉर्न बहुत घमंडी नहीं होते और किसी को छूने नहीं देते? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही दो बड़े फेडरेशन के बड़े अधिकारी कंफ्यूज हुए, वांग हाओ यूनिकॉर्न की पीठ पर चढ़ गया और उसे तेजी से जंगल में ले गया। इससे बड़े अधिकारी हैरान रह गए। क्या ये बिना किसी निशान के जोरदार थप्पड़ खाने जैसा नहीं था? कुछ देर बाद ये अनुभवी जियांगहू अधिकारी ठीक हुए। सबने मिलकर शर्मनाक घटना को भूलने का फैसला किया और चर्चा करने लगे। लगता है ये गाजर वांग हाओ लाया था। क्या ये नियम का उल्लंघन माना जाएगा? उल्लंघन मेरे बाप का! क्या इन्हें हथियार माना जाएगा? ये हथियार नहीं है, लेकिन यूनिकॉर्न एक हथियार है। अगर ऐसा है तो मॉन्स्टर कंट्रोलर गुओ युक्सुआन को सीधे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। लेकिन गुओ युक्सुआन ने गाजर जैसी बाहरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया। असल में कुछ गाजर ज़्यादा मायने नहीं रखती, वे सिर्फ खाना हैं। मुझे लगता है कि ये गाजर सिंपल नहीं है, वरना यूनिकॉर्न ऐसा क्यों करता? मैंने सुना है कि वांग हाओ 4th ग्रेड मेडिसिन किंग है। शायद इन गाजर में कुछ पोषण के इंग्रेडिएंट्स हों। क्या तुमने कभी यूनिकॉर्न को गाजर खिलाने की कोशिश की है? सही कहा, हो सकता है कि यूनिकॉर्न को गाजर खाना पसंद हो और हमें पहले ये पता नहीं था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दोनों पक्षों को लगातार बहस करते देखकर दोनों बड़े फेडरेशन के प्रेसिडेंट्स को सिरदर्द होने लगा। कंपटीशन शुरू भी नहीं हुआ था और वांग हाओ ने पहले ही दो बड़े फेडरेशन की नई पीढ़ी के बीच लड़ाई शुरू करवा दी थी। अब कुछ गाजरों की वजह से दो बड़े फेडरेशन के बड़े अधिकारी गुस्से में थे और बहस कर रहे थे। सच में, जब तक वांग हाओ शामिल था कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। आखिरकार बातचीत के बाद दोनों प्रेसिडेंट ने वांग हाओ को चेतावनी भेजने का फैसला किया, जिसमें उसे दोबारा गाजरों का इस्तेमाल करने से मना किया गया, नहीं तो हिस्सा लेने की उसकी क्वालिफिकेशन रद्द कर दी जाएगी। वांग हाओ ने चेतावनी देखी, अपने होंठ सिकुड़े और आसमान की तरफ एक बड़ी बीच वाली उंगली दिखाई। ये सीन देखकर दो बड़े फेडरेशन के सभी बड़े अधिकारियों के चेहरे काले पड़ गए। इस बदमाश ने सच में उनसे इस तरह नफरत करने की हिम्मत की। क्या उसने उन्हें अपनी आंखों में नहीं बसाया था? तुमने मुझे चेतावनी भेजने की हिम्मत की। अगर मैंने तुम्हें कोई रोमांचक ड्रामा नहीं दिखाया तो मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारी एजुकेशन को कम कर रहा हूँ। वांग हाओ शरारत से मुस्कुराया, यूनिकॉर्न को गाजर खिलाई और फिर यूनिकॉर्न पर सवार होकर जंगल में चला गया। जंगल में लेजुवान तेजी से पेड़ों के बीच कूद रही थी। अचानक आगे एक बड़े पेड़ पर एक लार टपकाता हुआ तेंदुआ दिखाई दिया। ये थोड़ी परेशानी वाली बात है। लेजुवान की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने एक क्रॉसबो निकाला और तेंदुए पर निशाना साधा। फुसफुसा। अगले ही सेकंड एक तेज फुसफुसाहट की आवाज आई और एक तीर सीधे तेंदुए की ओर चला गया। दहाड़! तेंदुआ दहाड़ा, तेजी से जंगल में कूदा, आसानी से लेजुवान के तीर को चकमा दे गया। धत्तेरे की! लेजुवान के सिर में दर्द हो रहा था। क्रॉसबो सच में उसके लिए रिवॉल्वर जितने अच्छे नहीं थे। तभी आसमान से एक काली परछाई उतरी। इस यंग मिस की मेन पत्नी को धमकाने की हिम्मत! तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। लेजुवान के चेहरे पर हैरानी की एक झलक दिखी। बिना सोचे समझे उसे पता चल गया कि यह जिया वेईवेई है, वही गुस्सैल लोली जो आ गई है। धमाका! हथौड़ों ने तुरंत तेंदुए को उड़ा दिया। सच में, बड़ी ताकत ही सबसे बड़ी दाव है। लेजुवान ने जिया वेईवेई को जलन से देखा। अपनी रिवॉल्वर के बिना उसकी लड़ने की ताकत कम से कम 50% कम हो गई थी। लेकिन अपनी बड़ी तलवार के बिना भी जिया वेईवेई अपनी भयानक जबरदस्त ताकत से अपनी 80% ताकत दिखा सकती थी। ये लो! तेंदुए से निपटने के बाद जिया वेईवेई ने लेजुवान की तरफ एक रिवॉल्वर फेंकी। लेजुवान की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से रिवॉल्वर रख दी।
चलो जल्दी से कियानकिन और मेंगमेंग से मिलते हैं। जिया वेईवेई ने अपना छोटा सा सिर हिलाया और दोनों बड़े हथौड़े अपनी पीठ पर लटका लिए। दहाड़, लेकिन तभी दूर जंगल से अचानक जानवरों की दहाड़ें गूंजने लगी और पक्षी और जानवर आसमान में बेतरतीब ढंग से उड़ने लगे। दहाड़, उसी समय धरती भी जोर से कांपने लगी, जैसे हजारों घोड़े उनकी ओर दौड़ रहे हों। क्या हमने अभी अभी जानवरों की लहर का सामना किया है? लेजुवान ने गटकते हुए कहा और जल्दी से पेड़ की चोटी पर जाकर देखने लगा। जब दोनों लड़कियों ने बाहर देखा तो उन्होंने दूर हजारों जानवरों को भागते हुए, घना धुआं उठते हुए और पेड़ों को झुंड में गिरते हुए देखा। दोनों लड़कियों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि याओ जानवरों के इस ग्रुप के सामने वांग हाओ एक यूनिकॉर्न पर बैठा जोर जोर से गा रहा था। 10,000 खरगोशों, समझदारी से सोचो कुत्तों, दूर तक फैला आसमान मेरा प्यार है, लगातार हरे भरे पहाड़ों के नीचे फूल खिलते हैं, किस तरह की लय सबसे ज्यादा लहराती है, किस तरह का गाना सबसे ज्यादा खुशी देता है, हमें जी भरकर गाना चाहिए। हे भगवान, लेजुवान ने अपनी कनपटियां रगड़ी। क्या ये बदमाश चुप नहीं हो सकता? जिया वेईवेई ने हैरानी से कहा, वांग हाओ ने ऐसा क्या किया कि उस पर भगवान का ऐसा गुस्सा आया कि हजारों याओ जानवर उसका पीछा कर रहे हैं? और यह आदमी यहाँ किसी कंपटीशन के लिए है या टूर के लिए? उस इत्मीनान से देखने पर कंपटीशन में जरा सा भी टेंशन कहाँ है? अभी के लिए यह बात छोड़ो, चलो भागते हैं, नहीं तो ये याओ जानवर हमें जरूर कुचलकर मीट पेस्ट बना देंगे। लेजुवान ने जिया वेईवेई को खींचा और भाग गया, एक सेकंड भी रुकने की हिम्मत नहीं हुई। उसी समय कई दूसरे कंटेस्टेंट भी भागने लगे, एक सेकंड भी रुकने की हिम्मत नहीं हुई। क्योंकि वांग हाओ के पीछे पीछा कर रहे याओ जानवरों की संख्या कम से कम दसियों हजार थी और उनमें कई मार्शल किंग लेवल के याओ जानवर थे। उनका ऑरा ही लोगों को डराने के लिए काफी था। ब्राइट स्टार, 10,000 जानवर भाग खड़े हुए और धरती कांप उठी। यूनिकॉर्न ने अपनी जबरदस्त स्पीड पर भरोसा करते हुए डेविल जानवरों को पीछे छोड़ दिया। जहां तक वांग हाओ की बात है, वह यूनिकॉर्न पर बैठा आराम से कोई धुन गुनगुना रहा था और कभी कभी अपने पीछे खड़े डेविल जानवरों को बुरी नज़र से मिडिल फिंगर दिखा रहा था, जिससे उनका गुस्सा भड़क रहा था और वे लगातार उसका पीछा कर रहे थे। ये देखकर कंटेस्टेंट डर गए और भागने लगे, एक सेकंड भी रुकने की हिम्मत नहीं हो रही। इन डायमंड बीस्ट्स के साथ क्या हो रहा है? कौन जाने ये लेजेंडरी बीस्ट टाइड हो। देखो, वांग हाओ यूनिकॉर्न पर क्यों बैठा है? हाँ, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि यूनिकॉर्न घमंडी होते हैं और इंसानों को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं? अब वांग हाओ के इस पर बैठने से क्या हो रहा है? एक यूनिकॉर्न को वश में कर पाना सच में बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, यह एक मार्शल किंग यूनिकॉर्न है, इसकी स्पीड बिल्कुल क्रेजी है। हजारों डायमंड बीस्ट्स का सामना करते हुए भी यह आसानी से पैक को लीड कर सकता है। अगर यह सच में तेज हो जाए तो यह पक्का आवाज की स्पीड तक पहुंच सकता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ के होठों पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। वह यूनिकॉर्न पर सवार होकर पास वाले लड़के के पास गया और कहा, भाई अपने पॉइंट्स दे दो। लड़के ने वांग हाओ की तरफ देखा और नफरत से कहा, वांग हाओ, क्या तुम अभी तक जागे नहीं? मैं तुम्हें अपने पॉइंट्स ऐसे कैसे दे सकता हूँ? कुछ लोग हमेशा मुझे ही चैलेंज क्यों करते हैं? वांग हाओ ने आह भरी, अपना पैर उठाया और लड़के के चेहरे पर लात मारी। आह! लड़का वहीं चीखा और उड़ गया। इसी समय भगदड़ मचाने वाले राक्षस आ गए थे। उस भयानक ग्रुप ने लड़के को बुरी तरह डरा दिया। बिना सोचे समझे उसने जल्दी से अपना टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट एक्टिवेट किया और घर चला गया। आसपास के कंटेस्टेंट्स की पलकें झपक गईं। ये कमीना इतना शैतान कैसे हो सकता है? अगर वह आदमी अभी तेजी से नहीं भागा होता तो शायद मीट पेस्ट में कुचल दिया जाता। वांग हाओ ने आसपास भाग रहे लोगों को देखा, मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना? सबके चेहरे पूरी तरह से काले पड़ गए। ये कमीना सच में बहुत शैतान था। ये खुलेआम दूसरों की बदकिस्मती का फायदा उठाना, आग का फायदा उठाना था। लूट। लेकिन जब सब ने वांग हाओ को फिर से अपना पैर उठाते देखा तो उन्होंने तुरंत बात मानकर अपने पॉइंट्स दे दिए। आखिरकार जब तक वे टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट का इस्तेमाल नहीं करते, वे एलिमिनेट नहीं होते और उनके पास अभी भी दूसरों से पॉइंट्स पाने का मौका था। लेकिन अगर वे वापस जाने के लिए टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते तो इसका मतलब सीधे एलिमिनेशन होता और चाहे उन्हें कितने भी पॉइंट्स मिलें, ये बेकार होता। क्योंकि तुम सब बहुत कोऑपरेटिव हो, तो जल्दी करो और वापस जाने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट का इस्तेमाल करो। वांग हाओ ने हाथ हिलाया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आसपास के सभी दौड़ने वाले कंटेस्टेंट के चेहरे काले पड़ गए। वांग हाओ, ज्यादा दूर मत जाओ, हमने पहले ही अपने पॉइंट्स दे दिए हैं और तुम अभी भी ऐसा कर रहे हो, ये बहुत नफरत वाली बात है। वांग हाओ, भविष्य में हम सब डार्क एल्व्स का मुकाबला करने में कॉमरेड होंगे। तुम्हें इतना बेरहम होने की जरूरत नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
वांग हाओ ने मुंह बनाया, क्या तुमने सुना नहीं? डरावना वो दुश्मन नहीं होता जो भगवान जैसा हो, बल्कि वो टीममेट होता है जो सुअर जैसा हो। मैं तुम सुअरों के साथ कॉमरेड बनूं, क्या तुम होश में नहीं हो? तुम। वहां मौजूद सभी लोग गुस्से से लाल हो गए। हालांकि जब उन्होंने वांग हाओ को ग्रेनेड निकालते देखा तो वे लाचार होकर अपने टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट एक्टिवेट करके घर चले गए। तभी मदद के लिए एक घबराई हुई आवाज आई, भाई वांग हाओ, मदद करो। वांग हाओ ने सिर घुमाया और देखा कि वो छोटी लड़की माई मिंगमैन घबराहट में उसकी तरफ दौड़ रही थी, लेकिन उसकी स्पीड एक आम मार्शल आर्टिस्ट से बहुत धीमी थी। लेकिन ये सही है, ये लड़की जहर की मास्टर है, वो जहर से खेलती है, इसलिए उसकी स्पीड धीमी होना नॉर्मल है। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं और उसने बड़बड़ाया, क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान ने देखा कि मैं अकेला हूँ, इसलिए उन्होंने खास तौर पर मेरे लिए एक लड़की भेजी है ताकि मैं मज़े कर सकूं। लेकिन जब वांग हाओ ने ऊपर 30,000 सैटेलाइट्स के बारे में सोचा तो उसका मूड तुरंत खराब हो गया। उसने एक्टर के तौर पर डेब्यू नहीं किया था और उसे अपनी औरतों को दूसरों के साथ मुफ्त में शेयर करने का शौक नहीं था। हालांकि भले ही वह शरारती काम नहीं कर सकता था, लेकिन बाहों में एक खूबसूरत लड़की होना भी एक तरह का सुकून था। ये सोचते हुए वांग हाओ ने एक नेक अंदाज में चिल्लाया, मिंगमैन, चिंता मत करो, भाई वांग हाओ यहाँ है। जैसे ही उसने कहा, वांग हाओ यूनिकॉर्न पर सवार होकर तेजी से माई मिंगमैन की तरफ भागा। माई मिंगमैन ने वांग हाओ को धीरे धीरे पास आते देखा, उसके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी शर्म आ गई। जब वह खतरे में थी तो वांग हाओ एक पवित्र यूनिकॉर्न पर सवार होकर उसे बचाने आया। क्या यह उस परियों की कहानी का असली वर्जन हो सकता है जहां राजकुमार राजकुमारी को बचाता है? जब वांग हाओ यूनिकॉर्न पर सवार होकर माई मिंगमैन के पास पहुंचा तो उसने हाथ बढ़ाया, माई मिंगमैन की पतली कमर पर हाथ रखा और उसे यूनिकॉर्न की पीठ पर बिठा लिया। मिंगमैन, तुम्हें कसकर बैठना है, गिर मत जाना। वांग हाओ ने माई मिंगमैन को पीछे से कसकर गले लगा लिया। एक हाथ से माई मिंगमैन का छोटा हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ उसके पेट के निचले हिस्से पर रखा था। हालांकि यह कपड़ों के ऊपर से था, फिर भी उसे वह कमाल की चिकनाहट महसूस हो रही थी। माई मिंगमैन का सुंदर चेहरा लाल हो गया था। वह साफ महसूस कर सकती थी कि वांग हाओ का हाथ बेचैन होने लगा था और पीछे से कोई चीज़ उसे दबा रही थी। जहां तक उसके पीछे उस चीज़ की बात थी, वह एक फार्मासिस्ट होने के नाते उसे कैसे नहीं जानती। आखिर फार्मासिस्ट बनने के लिए इंसान के शरीर को समझना सबसे ज़रूरी होता है। ये सोचकर माई मिंगमैन ने बिना अपना चेहरा बदले धीरे से आगे की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन वांग हाओ ने माई मिंगमैन को फिर से पीछे खींच लिया और गंभीर चेहरे से उसे समझाया, मिंगमैन, इधर उधर मत हिलो। अगर तुम गिर गई तो क्या होगा? भाई वांग हाओ, तुम शरारती हो गए हो। माई मिंगमैन ने लाल चेहरे से कहा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वांग हाओ ने गंभीरता से कहा, बकवास, मैं कहाँ शरारती हुआ। साफ है कि तुम खूबसूरत हो गई हो, जिससे मैं अपना होश खो रहा हूँ। माई मिंगमैन ने अपने छोटे हाथ से अपना लाल चेहरा ढक लिया। ये बिगड़ा हुआ बदमाश इतनी साफ साफ बातें कैसे कह सकता है? लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। माई मिंगमैन के शर्मीले छोटे रूप को देखकर वांग हाओ के दिल को ऐसा लगा जैसे बिल्ली के पंजे से खरोंच लग रही हो। वह तुरंत अपना हथियार निकालकर इस छोटी लोमड़ी से निपटना चाहता था। हालांकि ऊपर मौजूद 30,000 सैटेलाइट्स की वजह से उसे ये छोटे मोटे ख्याल छोड़ने पड़े। छोड़ो, पहले कुछ भावनाएं बनाते हैं। वांग हाओ ने लाचारी से आह भरी और माई मिंगमैन को अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। उसी समय अपनी 12 गुना इच्छाशक्ति से उसने अपनी नज़र हटाई और अपने पीछे मौजूद राक्षसी जानवरों के झुंड को बीच की उंगली दिखाई, जिससे ये राक्षसी जानवर बर्फ के गोले की तरह बढ़ते गए और ज़्यादा से ज़्यादा होते गए। फिर उसने उन राक्षसी जानवरों को हर जगह तबाही मचाने के लिए छोड़ दिया, जिससे उनके पीछे गंदगी फैल गई। और वांग हाओ ने फिर से अपनी पुरानी चाल चली। जिन प्रतियोगियों ने अपने पॉइंट्स नहीं दिए थे, उन्हें उसने सीधे उनके घर वापस भेज दिया। जहां तक उन कंटेस्टेंट्स की बात है जिन्होंने अपने पॉइंट्स सौंप दिए थे, वह उन्हें ये समझाने के लिए प्यार से एक ग्रेनेड निकालता कि बाहरी दुनिया बहुत खतरनाक है और बेहतर होगा कि वे घर जाकर अपनी माँओं से मिलें। वांग हाओ के इस तरह हंगामा करने से पूरा कंपटीशन का माहौल तुरंत अराजकता में बदल गया और शिकायतें खत्म नहीं हो रही थीं। डिंग डोंग, होस्ट को एक बेजोड़ बड़े बुरे आदमी के रूप में पहचाने जाने पर बधाई, कुल 200,000 पाप पॉइंट्स मिले हैं। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं और वह जोर से चिल्लाया, सब खत्म, मशहूर हस्तियों को गिनते हुए, आज भी देखो। कमीनो, यह मत सोचो कि तुम एक लालची ब्लू मून खेलकर कमाल कर सकते हो। मेरी चीटिंग भरी जिंदगी के सामने तुम अभी भी कमीने हो। माई मिंगमैन ने वांग हाओ की प्रोफाइल देखने के लिए अपना सिर घुमाया और तुरंत मदहोश हो गई। दुनिया में कितनी औरतें एक ऐसे आदमी का विरोध कर सकती थीं जो इतना दबंग था कि वह स्वर्ग के सभी नायकों को नीचा दिखाने की हिम्मत रखता था। लेकिन ये लालची ब्लू मून क्या बकवास था।